हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक अमीनो ग्लाइकोसाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में। और इसी के साथ जो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड है उसकी यूनिट फर्स्ट आज हमारी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। अब कुछ बात है कि आपके आखिर ये वीडियो देखनी कैसे और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं आप लोगों के लिए। तो देखो, सबसे पहले तो आपको जो भी टॉपिक देखना हो उनके यहाँ पे नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाके जो भी आपको टॉपिक देखना हो डायरेक्टली जाके देख सकते हो। सेकंड बात ये है कि देखो, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा है वो इन दोनों का लगभग सिमिलर है। तो जो मैंने डिटेल्स में बताया वो मैंने अमीनो ग्लाइकोसाइड्स वाले पार्ट में बताया है, बाकी टेट्रासाइक्लिन में शॉर्ट में बता दिया है। तो अगर आपको डिटेल्स में जानना हो कि आखिर ये काम कैसे करते हैं तो आप जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स वाला पार्ट है वहाँ पर जाकर आप इसको जरूर से देखना, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। आप समझते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे और कौन सा पार्ट है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो हम अमीनो ग्लाइकोसाइड टेट्रासाइक्लिन दोनों का हम छोटा सा इंट्रो जानेंगे और उनके हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में दे रखा है। देन हम यहाँ पर नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। देन हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और उसका सार देखेंगे हम, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यानी कि ड्रग्स के नाम देखेंगे और देन उसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। सेम ही चीज़ हम जो अपने टेट्रासाइक्लिन के बारे में भी बात करने वाले हैं। अब देखते हैं कि हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे इस वीडियो के जिसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि वीडियो तो थोड़ी सी लेंदी होगी। तो देखो, सबसे पहले तो आपको इंट्रो दोनों का पता होना चाहिए, क्योंकि इंट्रो पता होगा तो आप 2-10 में कभी भी आएगा आप उसको लिख के आ जाओगे। सेकंड केस हमारा इसमें आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखो, वैसे तो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री है तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि स्ट्रक्चर हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एंटीबायोटिक्स के, जिनके स्ट्रक्चर थोड़े से क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर एग्जाम वगैरह में ज़्यादा नहीं दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हमारा पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड, हमारा जो उसका सार है वो भी एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑफिशियली सार हमारा सिलेबस में दिया गया है। और रेयरली केस में देखा गया है कि जो क्लासिफिकेशन है वो भी हमारी कई बार पूछ ली जाती है और कई केस में केमिकल डिग्रेडेशन भी आ जाती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या रहेगा, सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखो, जैसे मैंने बोला तो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको सार करना है तो उसके लिए आपको जो जनरल स्ट्रक्चर है या जो मेन स्ट्रक्चर है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे हमारा पेनिसिलिन हो गया, सेफेलोस्पोरिन्स हो गए, और जो हमारे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन है इनका जो मेन स्ट्रक्चर हो गया बेसिक वाला, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें हैं जो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखते जाइएगा और सारा कुछ आपका जो है डिटेल्स में एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना के देखते जाइएगा। अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं अपने अमीनो ग्लाइकोसाइड्स वाले पार्ट को, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो, अगर आपको कोई भी डिफाइन करना हो, मैं इसकी नहीं बता रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पर देखा, तो अगर आपको यहाँ चारों में से ये बीटा लैक्टम हो गया या अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हो गया या टेट्रासाइक्लिन किसी का भी आता है, तो एक आप लाइन यहाँ ये बढ़ा सकते हो कि इट इज बिलोंग टू द एंटीबायोटिक। अब जैसे ये आ गया तो लिख सकते हो कि इट इज बिलोंग टू द अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, या अगर पूरे में से कोई आया तो आप लिख सकते हो कि इट इज बिलोंग टू द या इट इज वन ऑफ द क्लास ऑफ अ एंटीबायोटिक। अब उसके आगे का उसका नेचर लिख सकते हो। तो जैसे हमारे जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, बैक्टीरिसाइडल होते हैं नेचर में। अब देखो, आपको याद हो तो दो चीज़ें हमारी होती हैं, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, एक होता है हमारा बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब होता है कि वो हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, मतलब बैक्टीरिया को पूरा मारते नहीं है, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो हमारा खत्म होता है। लेकिन जो भी हमारे ड्रग्स बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वो डायरेक्टली क्या करते हैं, हमारे बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं, उसको किल कर देते हैं, जिससे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो जो हमारे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो हमारे बेसिकली क्या होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल नेचर के होते हैं। अब अगर आपको कहीं पे लिखना हो कि कोई भी एंटीबायोटिक हमारे ये जमा है वो हमारे काम किस में आते हैं, यूजर, तो देखो, पहला तो आप फंडा ये लिख सकते हो कि जो भी एंटीबायोटिक्स है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकेंगे या फिर उसको किल करेंगे, यानी कि उसको मारने का काम करेंगे। सेकंड केस आता है कि भाई उसका काम क्या है, तो सिंपल सी बात है कि अगर वो हमारे बैक्टीरिया वगैरह को मार रहे हैं, इसका मतलब वो ऐसी बीमारियों को ठीक करेंगे जो हमारे किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रही होगी। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, जैसे सीओपीडी वगैरह होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जो है बना के लिख सकते हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये आप इंट्रो वाले पार्ट में जोड़ सकते हो। तो अब अगर हम अपने अमीनो ग्लाइकोसाइड वाले पार्ट को देखें तो देखा जाए तो ये हमारी दो चीज़ों से मिलकर बना है। अब यहाँ पे थोड़ा पेशेंस बना के आप सुनते जाना, ये चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, यहाँ पे एक वर्ड हमारा आता है अमीनो और एक वर्ड हमारा यहाँ पे आता है ग्लाइकोसाइड। तो देखो, अमीनो वर्ड से तो हमारा पता है कि यहाँ पर कोई ना कोई NH2 या NH3 का हमारा यहाँ यूज़ हो रहा होगा। तो सिंपल कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई हमारा क्या होगा, अमीनो ग्रुप हमारा प्रेजेंट होगा, इसलिए यहाँ पर अमीनो वर्ड हमारे यहाँ आया हुआ है। ग्लाइकोसाइड्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ग्लाइकोसाइड्स हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के लिए लिया गया है। अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है जहाँ पर, तो चलो इसको यहाँ पर समझते हैं हम अच्छे से।
तो देखो हम ये चीज़ जानते हैं कि हम कोई भी बॉडी में चीज़ें खाते हैं वो हमारी क्या आती है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में आती है, और यही कार्बोहाइड्रेट हमारी फर्दर जाके क्या करती है, ग्लूकोज वगैरह बन के हमको एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करती है। ग्लूकोज से एटीपी वगैरह बनते हैं, आपको पता होगा, ग्लाइकोलिसिस सिट्रिक एसिड साइकिल के द्वारा। तो आप लेट करो कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं अपनी बॉडी में वो दो तरह से हमारी बॉडी में आ सकता है। एक होता है हमारा मोनोसैकेराइड, यानी कि हम इसके टाइप सिंपल बोल सकते हैं, और एक होता है हमारा डाइसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है कि मोनो का मतलब होता है एक और डाई का मतलब होता है तो यहाँ पर हमारा सिंपल बोल सकते हैं कि हमारी क्या है, एक सैकेराइड है, और सैकेराइड का मतलब हम यहाँ सिंपल बोल सकते हैं शुगर। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो रिंग होगी वो एक शुगर की रिंग होगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, तो अगर आपको याद हो ग्लूकोज हमारा C6 से स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ पर हमारे 6 कार्बन की यहाँ पर बात हो रही होगी। अब अगर यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा जाए तो जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा ग्लूकोज का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो एक हमारी रिंग फॉर्म में ये प्रेजेंट है, और कार्बन देखा जाए तो 1 2 3 4 5 और 6 हमारे यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है। तो ये हमारा देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक हमारा मोनो शुगर हो गया यहाँ पर, या हम इसको मोनोसैकेराइड बोल सकते हैं, या ग्लूकोज बोल सकते हैं, या हम इसको सिंपल क्या बोल सकते हैं, सिंपल शुगर का यहाँ पर एग्जांपल बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर शुगर का एकदम एग्जांपल समझ गए होंगे। अब डाइसैकेराइड कैसे बनेगा, तो अगर सिंपल देखा जाए तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो एक से हमारा बना मोनोसैकेराइड। अब अगर ऐसे हम दो मिला दें, यानी कि हम दोनों अगर दो ग्लूकोज को मिला दें तो वो कहीं ना कहीं हमारा क्या बन जाएगा, डाइसैकेराइड बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हमने यहाँ पर एक और इसी के तरह का ले लिया। अब जब भी हम इन दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पर हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, -H2O बाहर निकल जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब जैसे ही लेट करो कि ये यहाँ पर ऐसा है और ये हमारा यहाँ पर है, अब जैसे ही हम यहाँ पर मिलाएंगे तो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन आपस में क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, और बाइंड होने में क्या होगा कि H2O, यानी कि एक 2 H और एक O हमारा बाहर निकल जाएगा, और जो एक O होगा उस O से और यहाँ पे ये बॉन्ड, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे कनेक्ट हो जाएंगे। अब देखो ये हमारा बाकी का सेम है, ये हमारा बाकी का सेम है, और ये हमारा यहाँ पर O वाले एक बॉन्ड से कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर जो ये चीज़ हमारी यहाँ कनेक्ट है, इसी कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि सिंपल देखा जाए तो जब भी हमारा कोई डाइसैकेराइड फॉर्म होता है तो उस डाइसैकेराइड फॉर्म होने में क्या होता है कि एक हमारा ऑक्सीजन के द्वारा एक बॉन्ड बनता है, ऑक्साइड बॉन्ड, और उसी को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोला जाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है। अब समझना है कि ये चीज़ हमारी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स में कहाँ से आ गई और क्या आ गई। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि ये हमारे ये हमारे क्या है, शुगर के कंपाउंड है। अब यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पर किसी भी जगह पे मैं अगर NH2 ग्रुप जोड़ दूँ तो यहाँ पर हमारा अमीनो आ जाएगा। तो ये जो पूरा कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, अमीनो शुगर हो जाएगा। सेम यहाँ पर होता है कि जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मैंने शुगर का एक कंपाउंड बनाया, अब यहाँ पर जो OH था उसकी जगह NH2 जुड़ गया, यहाँ पर एक OH था उसकी जगह NH2 जुड़ गया। तो अब ये जो चीज़ हो जाएगी ना, ये हमारी या तो अमीनो हेक्सोस बोलेंगे क्योंकि 6 कंपाउंड है, या फिर हम इसको अमीनो शुगर नाम से यहाँ जान सकते हैं। तो ये हमारी क्या बन जाती है, अमीनो शुगर बन जाती है। तो बस यही फंडा होता है कि ऐसी जो हमारी अमीनो शुगर है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, कि मान लो ये अमीनो शुगर एक अमीनो शुगर ये हो गई, और ये दोनों आपस में क्या जुड़ जाती हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ जाती हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, यानी कि हमारे जो 2 या 2 से ज़्यादा अमीनो ग्रुप्स हैं वो हमारे किसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ गए हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा आपस में जुड़ गए हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जा रहा है, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स बोला जा रहा है। और अगर आपको याद हो तो जो हमारी पहली वीडियो थी एंटीबायोटिक की, उसमें जो हमने क्लासिफिकेशन किया था, उसमें जो स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासीफाई हमने किया था, उसमें हमारा अमीनो ग्लाइकोसाइड आ रहा था। मतलब यहाँ पर जो अमीनो ग्लाइकोसाइड है वो हमारा नाम कहाँ पे पड़ा है, हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है अमीनो ग्लाइकोसाइड ड्रग्स के, उन स्ट्रक्चर के बेस पे बना है कि यहाँ पर हमारे जो अमीनो शुगर्स हैं वो हमारे क्या कर रहे हैं, आपस में कनेक्टेड है, किसके द्वारा, हमारे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर अमीनो ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं। आई होप आप लोग को ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी, और फ्यूचर में भी आपके काम आएगी कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती हैं, मोनोसैकेराइड है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो अब अगर हम डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि अमीनो ग्लाइकोसाइड कंटेंट 2 अमीनो ग्रुप, ये 2 या 2 से ज़्यादा अमीनो ग्रुप को कंटेन करते हैं, और वो आपस में कनेक्ट किसके द्वारा होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा होते हैं। और एक और बात लिखी कि अमीनो ग्रुप विद हेक्सोस रिंग, यानी कि कोई भी हमारी, ये जैसे मैंने बताया अमीनो ग्रुप अकेले नहीं है, वो हमारे किसी हेक्सोस रिंग के ऊपर लाई करते हैं, और फिर वो रिंग के बीच में हमारी ग्लाइकोसिडिक होती है, क्योंकि ग्लाइकोसिडिक के लिए हमको भाई अमीनो शुगर चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर हो जाती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में। ठीक है, अब बात की जाए जहाँ पर तो जो हमारे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते, उनके बीच में एक हमारी रिंग भी प्रेजेंट होती है जिसको हम सेंट्रल रिंग बोलते हैं। और वो जो रिंग है वो बेसिकली हमारी मोस्टली केस में हमारी क्या होती है, अमाइनो साइक्लिटॉल होती है, हमारी अमाइनो साइक्लिटॉल, जिसको हम 1,3 डाई अमीनो साइक्लोहेक्सेन भी बोल सकते हैं, या फिर मोस्टली केस में हमारी क्या होती है, ये 2-डीऑक्सी स्ट्रेप्ट अमीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये वाला जो एंटी अमीनो ग्लाइकोसाइड है उसमें अलग है। ये चीज़ आपको आगे क्लियर हो जाएगी।
तो अब अगर आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखो, जनरल स्ट्रक्चर देखो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस फॉर्म में कन्फ्यूजन है आपको, ये हमारी क्या है बोट फॉर्म है, सॉरी चेयर फॉर्म है हमारी। अगर आप यहाँ पर देखो तो देखो ये हमारा सिंपल क्या है, एक सेंट्रल रिंग है, जिसमें अब देखो आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपको अमीनो ग्रुप और सेंट्रल रिंग में अगर कन्फ्यूज़ हो तो इतना जान लो कि जो हमारी अमीनो शुगर वाली रिंग होगी उसमें बीच में हमारा ऐसे करके आपको ओ मिल जाएगा ये चीज़। तो ये चीज़ जब आपको मिल जाए तो समझ लो ये हमारी क्या है, शुगर की बात हो रही है, यानी कि अमीनो शुगर। और अगर कोई सेंट्रल वाली चीज़ होगी तो उसमें आप देखोगे कि हमारी 6 की 6 यानी कि एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग है और उसके ऊपर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हमारे लगे हुए हैं बहुत सारे। तो ये चीज़ हमारी सेंट्रल रिंग है। और जो हमारी यहाँ पर अमीनो शुगर की बात हो रही है कहीं, तो वहाँ पर आप समझ लेना कि बीच में हमारा ये है, यानी कि देखा जाए बेसिकली तो रिंग में हमारे 5 कार्बन होते हैं और छठा कार्बन हमारा इधर प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ये हेक्सोज रिंग होती है और यहाँ पे हमारा ओ प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे अमीनो वाले हैं, ये हमारे जनरल वाले हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये हमारे एक जनरल रिंग है, किसकी रिंग है, हमारी 2-डीऑक्सी डाई स्ट्रेप्ट अमीन की रिंग है, या इसको हम अमीनो सिस्टिटॉल या फिर साइक्लिटॉल भी बोल सकते हैं। तो वो हमारी यहाँ रिंग है जिसमें हमारे यहाँ पर अमीनो ये दो प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है 1, 2, 3 और 4 पे हमारा एक ओ लगा है, 5 पे ओ है, 6 पे ओ है और इनके साथ ये ओ के साथ हमारा अमीनो ग्रुप लगा है। और ये जो ये है पूरी ये हमारी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, यहाँ भी हमारा अमीनो ग्रुप लगा है और ये हमारा क्या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो वही मैंने आपको बताया कि लगभग 2 हमारे अमीनो ग्रुप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा एक सेंट्रल रिंग के साथ कनेक्ट होते हैं और वो सेंट्रल रिंग मोस्टली केस में हमारी क्या होती है, अमाइनो साइक्लिटॉल होती है हमारी। तो ये चीज़ आपका एकदम फंडा क्लियर हो गया होगा। अब कुछ बातों के बारे में अगर जाने तो कई केस में ये देखने को मिला है कि जो हमारी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स है जिसमें मोस्टली हमारे साइक्लोहेक्सेन यानी कि 6 कार्बन की रिंग होती है, कई केस में वहाँ पे 5 कार्बन की भी रिंग देखने को मिली यानी कि पेंटोल। तो इसमें कन्फ्यूज हमको नहीं होना है, ये हमारा चलता रहता है। बाकी बात करें तो जो हमारे अमाइनो ग्लाइकोसाइड हैं ये मोस्टली हमारे क्या होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं। अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेटिव बात समझ लो, अगर कहीं पर लिखा होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स तो उसका सिंपल ये मतलब नहीं होता कि वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पे ही असर करेगी, ये तो मतलब होता है, लेकिन इसका एक और मतलब होता है कि हो सकता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे वो सिर्फ बैक्टीरिया के ना होते हुए और भी चीज़ों पे काम करें। जैसे हो सकता है कि कई केस में कोई हमारे जो बैक्टीरिया जो है ड्रग्स हैं एंटीबायोटिक वो हमारे किसी फंगाई को मारें, किसी वायरस को मारें या किसी और चीज़ को मार सकते हैं। तो ये देखने को मिला कि अगर कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो हो सकता है कि वो और भी वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारें, सिर्फ ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव को ना मारें। तो ऐसा देखा गया, लेकिन मोस्टली केस में इसका मतलब यही है कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव को हमारे ये मार दें दोनों, अगर वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर हो गए। बाकी बात की जाए तो जो मेनली हमारे ये यूज़ किए जाते हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड वो हमारे ग्राम नेगेटिव के लिए यूज़ किए जाते हैं। रीज़न सिंपल था है कि अगर इसको हम ग्राम पॉजिटिव के लिए यूज़ करते हैं तो इसके जो साइड इफेक्ट है वो हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, अगर हम इसको ग्राम नेगेटिव करते हैं तो थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, इसलिए ये हमारा मोस्टली ग्राम नेगेटिव की तरफ ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बाकी जो हमारे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं उसके कुछ अनडिज़ायरेबल इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे ये ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। अब इसका मतलब होता है कि सुनने में प्रॉब्लम यानी कि हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है, कानों में दिक्कत होने लगती है, कुछ दवाइयों का यूज़ करते हैं तो ये हमारी ऑटोटॉक्सिसिटी कहलाती है। और नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, मतलब हमारी जो किडनी में कोई प्रॉब्लम होने लगती है नेफ्रॉन वाली, तो वहाँ पर नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमारी कॉज करते हैं यही अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यानी कि कैसे और क्या हुआ था यहाँ पर। तो देखो जो फर्स्टली सबसे पहले क्या हुए थे, हमारे बैक्समॉन थे, सैल्मॉन बैक्समॉन थे, जिन्होंने क्या किया था, अमीनो ग्लाइकोसाइड को डिस्कवर किया था। और जो पहली एंटीबायोटिक थी हमारी अमीनो ग्लाइकोसाइड वाली वो हमारी कौन सी थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन थी। अब ये सब फंडा जो था वो स्टार्ट कैसे हुआ, तो देखो उस टाइम पर जब 1940 का दौर चल रहा था उस टाइम पर क्या किया कि लोग भाई बैक्टीरिया की खोज शुरू हो गई थी, क्योंकि भाई पेनिसिलिन खोज हो गया था, एंटीबायोटिक खोजे जा रहे थे। तो उस टाइम पर लोगों ने क्या किया, जो बैक्समैन की लेबोरेटरी थी वहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट के द्वारा बैक्टीरिया को खोजा गया। नेचुरल मतलब जैसे सॉइल हो गई, मिट्टी हो गई, तो जो हमारा सॉइल बैक्टीरिया निकल के आया जिसका नाम था एक्टिनोमाइसाइट्स। तो इस एक्टिनोमाइसाइट्स के अंदर हमारे कुछ सब टाइप भी, जैसे हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस हो गया, ये वाला हो गया, और भी कुछ चीज़ें हो गई। तो इसके अंदर जब इन्होंने स्क्रीनिंग वगैरह की तो इन्हें क्या मिला यहाँ पर कि एक और एंटीबायोटिक है जो हमारा क्या कर रहा है, बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम कर रहा है। तो वही यहाँ पर इस तरह हमारी खोज हुई थी स्ट्रेप्टोमाइसिन की, जो हमारी पहली अमीनो ग्लाइकोसाइड की क्या बनी थी, एंटीबायोटिक बनी थी। तो ये हमारे 1944 में खोज हुई थी और इसमें जो जिसके द्वारा खोजी गई थी वो भी हमारे एक बैक्टीरिया था। जैसे आपको याद हो बीटा लैक्टम हमारे फंजाई के द्वारा बनाए जा रहे थे, लेकिन जो ये वाले थे ये हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेविस, ये भी एक बैक्टीरिया थे, सॉइल बैक्टीरिया यानी कि मिट्टी में मिले थे, और इसी के द्वारा मार भी किसको रहे थे, बैक्टीरिया को मार रहे थे। तो ये पहला था। सेकंड बात करें यहाँ पर तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारी पहली थी और ये मेनली जो हमारी यूज़ होती थी वो हमारी मायोकार्डियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि ये पहली ऐसी एंटीबायोटिक थी जो टीबी के इलाज बनी थी, यानी कि जो टीबी हो जाता है ना मोस्टली को, उसके रीजन होता है कि बैक्टीरिया यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो उसको मारकर और टीबी को ट्रीट करने के लिए हमारे यूज़ होता था स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो पहली एंटीबायोटिक थी।
उसके बाद लगभग 1949 में बैक्समैन और भी इनके कुछ साथी थे, मैंने यहाँ नाम नहीं लिख पाया, तो उनके साथ मिलकर उन्होंने सेकंड एंटीबायोटिक हमारी नियोमाइसिन खोजी गई थी और वो हमारी निकली थी स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडिया के जरिए। यानी कि स्पीसीज हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिस है जो हमारी बेसिकली एक्टिनोमाइसाइट्स जो हमारे सॉइल बैक्टीरिया होते हैं उसमें बिलोंग करती हैं वाली, तो ये इसमें से हमारी खोजी गई थी। उसके बाद सन लगभग 1997 में यानी कि 1957 में हमारी कैनामाइसिन खोजी गई थी और वो हमारी खोजी गई थी स्ट्रेप्टोमाइसिस बाई एस और कैनामाइसिटियस हमारा ये था बैक्टीरिया। यानी कि कई केस में ऐसा होता था कि जिसके द्वारा खोजी जा रही थी उसी के नाम पर उस ड्रग का नाम भी रख देते थे, तो ये कैनामाइसिन हो गया। और इसको खोजा था हमायो उमिजावा, ये शायद जापान के थे, ऐसी कुछ हमारे साइंटिस्ट थे ये, तो ये हमारी लगभग हो गई। उसके बाद जब 1960 आया तो उस केस में क्या चलने लग गया कि अब जो हमारे ये नेचुरल वाले थे इन्हीं को थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हमारे सेमी सिंथेटिक और तरह तरह के हमारे वो बनाने लग गए, अमीनो ग्लाइकोसाइड बनाने लग गए। तो एग्जांपल जैसे हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन को बाद में सेमी सिंथेटिक भी बना, टोब्रामाइसिन हो गया, एमिसाइक्लिन हो गया, तो ये हमारे कुछ सेमी सिंथेटिक भी बनने लग गए। तो ये थी हमारी कुछ बातें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की कैसे हमारा अमीनो ग्लाइकोसाइड का इतिहास रहा था। फिर हम बात करते हैं इसके कुछ नोमेनक्लेचर के बारे में। तो देखो यहाँ पर जो इसका नोमेनक्लेचर था वो थोड़ा सा तगड़ा खतरनाक था, तो मैंने उसका नाम नहीं लिखा। अगर आपको लिखना हो तो आप किसी भी बुक वगैरह से देख के लिख सकते हो, क्योंकि वो याद तो मुश्किल ही होगा क्योंकि थोड़ा सा वैसा था। तो अगर आप चाहो तो आप वहाँ पर लिख सकते हो। बस यहाँ पर कुछ बातें थी जो अगर आता है एग्जाम में तो आप लिख सकते हो कि अगर कुछ हमारी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो हमारी अगर स्ट्रेप्टोमाइसिस का जो जीनस थे जो यहाँ पर मोस्टली हमने देखे थे, तो उनमें से अगर निकलती तो उसके लास्ट में जो सफिक्स बनता है वो हमारा बनता है माइसिन, यानी कि M/CIN। और अगर कुछ हमारी ऐसी जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स है वो हमारे माइक्रोमोनोस्पोरा नाम का एक बैक्टीरिया की स्पीसीज है उसके द्वारा मिलते हैं, तो उनका जो नाम एंड में आएगा वो आएगा MICIN, यानी कि माइसिन नाम से आएगा। तो इस तरह हम यहाँ पर थोड़ा सा इनका डिफरेंस बता सकते हैं नोमेनक्लेचर में। बाकी ये जो भी हैं मोस्टली वो सारी की सारी हमारी एक्टिनोमाइसिट स्पीसीज, ये एक सॉइल बैक्टीरिया उसके अंदर बिलोंग करती हैं। और देखा जाए तो ये नोमेनक्लेचर है वो हमारा थोड़ा सा अलग भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के देखो तो कहा जाता है कि ये हमारी सिस्टमेटिक यूज़ की जाती हैं और ये हमारी टॉपिकल, लेकिन जब इसका क्लासिफिकेशन देखा जाता है तो कई केस में सिस्टमेटिक में ये वाली भी आ जाती हैं और नोमेनक्लेचर में ये भी आ जाती हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसका। अब समझते हैं हम इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमीनो ग्लाइकोसाइड। तो देखो सिंपल अगर देखा जाए तो जो हमारे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो बैक्टीरिसाइडल होते हैं, यानी कि ये हमारे बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। अब मारते कैसे हैं, तो ये हमारे क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। तो अब आपको सारी कहानी समझती है कि ये एक्चुअल में होता क्या है और सारी चीज़ें होती क्या है। तो अगर हम समझें कि हमारा प्रोटीन क्या होता है तो पहले समझो प्रोटीन करता क्या है। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी या किसी की बॉडी बात करें तो प्रोटीन स्ट्रक्चर वगैरह बॉडी में करता है, स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो पूरा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होगा वो। फिर कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जैसे एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करना। आप जानते हैं ना भाई इस चीज़ में प्रोटीन ज़्यादा है इसको खाओ, इसमें प्रोटीन ज़्यादा इसको खाओ, तो एक तरह से एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे प्रोटीन का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब प्रोटीन बनता कैसे है, तो अगर हम क्या करें 4-6 अमीनो एसिड को हम एक साथ मिला दें तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। सिंपल से तो अगर बोलें तो प्रोटीन हमारा क्या होता है कि वो हमारे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स जब आपस में अमीनो एसिड्स जब आपस में हमारे जुड़ जाते हैं तो अमीनो एसिड्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोल देते हैं। अब अगर आपको याद हो तो हमने जो पहला पार्ट देखा था अपना एंटीबायोटिक वाला, जो पहला हमने सेल वॉल सिंथेसिस वाला देखा था मैकेनिज्म, तो उसमें अगर आपको याद हो तो जो हमारा जो पॉलीपेप्टाइड की हमारी जो चेन बन रही थी तो वो हमारी पेप्टाइड चेन और एक हमारी जो शुगर की मोइटी थी NAM और NAG वाली उसके द्वारा मिलकर बन रही थी। सिंपल सी बात है। अब जो हमारी पेप्टाइड चेन है वो पता है किससे बनती है, वो हमारी इन्हीं अमीनो एसिड से ही तो बन रही थी। अगर आपको याद हो तो शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड को हम पेप्टाइड चेन बोल रहे थे, और अगर हम शॉर्ट चेन अमीनो एसिड को मिला दें, मान लो हमने 5 अमीनो एसिड ले लिए तो वो हमारी पेप्टाइड चेन बन गई और वो हमारी प्रोटीन भी बन गई। मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो पेप्टाइड चेन है वो हमारे क्या होता है, एक तरह से हमारा प्रोटीन ही होता है। तो अगर यहाँ पर हम प्रोटीन को निकालें तो प्रोटीन हमारा क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में हेल्प करता है। मतलब हमारा जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है उसमें भी हेल्प करता है, और बैक्टीरिया की सेल वॉल जब बनती है तो वो हमारे बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन करती है। तो यहाँ जो हमारे ये अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं उनका काम क्या है कि वो हमारे इसी प्रोटीन को बनने से रोक देते हैं। तो अब अगर यहाँ पर एक केस देखो कि अगर हमारी प्रोटीन नहीं होगी तो यहाँ पर हमारी बैक्टीरियल सेल वॉल भी नहीं बन पाएगी, और इस केस में हमारा बैक्टीरिया ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएगा और उसके मरने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हमारी यहाँ पर काम आती है। तो अगर हमने सिंपल देखें तो बोल सकते हैं कि जो हमारे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को। तो अब अगर हमें ये समझना है कि इन्होंने कैसे रोकी, तो हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर प्रोटीन सिंथेसिस हमारी होती कैसे। तो देखो एक डिस्क्लेमर सुन लो कि ये जो चीज़ है ना, ये वैसे हम कॉलोजी में डिटेल्स में पढ़ने वाले थे, लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ तो हो सकता है आप यहाँ से मतलब थोड़ी सी अच्छे से देख लेना। ऐसा नहीं है कि मेडिकल में ज़्यादा लेंथी में नहीं आता, मैं कह रही हूँ तो हम नहीं देखेंगे, देख लो, आपकी नॉलेज के काम आएगा, कॉलोजी में काम आएगा, और हो सकता है एग्जाम में ये लेंथी
में आ सकता है इसमें। तो चलो देखते हैं कैसे बनता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को बनाया हुआ है, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो भाई पॉजिटिव पे तो हर कोई काम कर जाता है, नेगेटिव के लिए थोड़े से कठिन हमको वो चाहिए एंटीबायोटिक, तो वो मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए बना दिया है। अब अमीनो ग्लाइकोसाइड अगर यहाँ हम यहाँ पर अगर बैक्टीरिया के एग्जाम्पल को देखें तो ये ऊपर इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और यहाँ पर हमारे ये कुछ पोरेंस होते हैं जिसके द्वारा हमारा जो भी ड्रग होगा वो अंदर एंटर करता है। ये जो बीच का पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। और जो ये वाली चीज़ है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसके अंदर हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस और यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम वगैरह, और बाकी चीज़ें भी काम की प्रेजेंट होती हैं। मैंने सिर्फ वो उठाएंगे जो हमारे लिए यहाँ पर काम की चीज़ें हैं। अब हमको यहाँ पर पकड़ना है पहले नंबर पर न्यूक्लियस वाला पार्ट। तो न्यूक्लियस वाले पार्ट में हम आपको जनरल बता दूं चलो कि जब भी हमारी कोई भी बॉडी में प्रोटीन बनती है तो उसको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले जो हमारा डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड वाला, उसमें से हमारा बनता है एक आरएनए, और आरएनए हमारा एक सिंगल स्ट्रैंड वाला होता है। और जब डीएनए से आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आप लोगों ने पहले सुना जरूर होगा इसके बारे में, अगर याद नहीं होगा तो। और जब आरएनए हमारे यहाँ बन जाता है तो ये आरएनए हमारा क्या होता है, इस न्यूक्लियस से बाहर निकल के हमारे इस वाले पार्ट में पहुँच जाता है। देन क्या होता है कि ये आरएनए हमारा जाता है इस राइबोसोम के अंदर जाता है, और राइबोसोम के अंदर जाने के बाद वो क्या करता है, उस राइबोसोम की हेल्प से उसमें क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। यानी कि जो डीएनए उससे आरएनए बना, आरएनए से हमारी बन रही है प्रोटीन। तो आरएनए से प्रोटीन बन रही है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो जो हमारे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं या जो हमारे टेट्रासाइक्लिन्स हैं, इन दोनों का ही काम क्या है कि वो इस ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस को जाके रोक देते हैं, और इससे हमारी जो प्रोटीन बन रही थी वो जाके हमारी रुक जाती है। तो अब हम और थोड़ा सा अंदर चलते कि आखिर ये प्रोसेस हमारी हुई कैसे। तो अब थोड़ा आप लोग जो है ना फोकस से सुनना, दिमाग से अच्छे से सुनना क्या क्या चीज़ें हो रही हैं अच्छे से। तो देखो पहले नंबर पे जब हमारा डीएनए है वो जो आरएनए को बनाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब यहाँ जो बनता है ना आरएनए, वो हमारा सिंगल आरएनए नहीं बनता। आरएनए हमारा 3 तरह से यहाँ पे बनता है। पहला हमारा इसमें होता है आरआरएनए, दूसरा हमारा होता है टीआरएनए, और तीसरा हमारा होता है एमआरएनए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, धीरे धीरे सुनते जाओ सारा क्लियर हो जाएगा, शायद पहले लोगों ने जानते भी होंगे। तो जो आरआरएनए है इसका मतलब होता है राइबोसोमल आरआरएनए। तो जो राइबोसोमल का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि ये राइबोसोम से आ रहा है। तो जो मैंने यहाँ पर बताया कि ये जो आपका राइबोसोम यहाँ पे दिख रहा है, तो जो पहला वाला पार्ट है वो हमारा इसी राइबोसोम को बनाने में हेल्प करता है। यानी कि यहाँ से हमारे तीनों निकले, तो जो आरआरएनए है उसने क्या किया, वो राइबोसोम में लग गया और उसने राइबोसोम को बनाने का काम किया। तो ये हमारा आरआरएनए का काम समझ गए और हमारा ये खत्म हो गया। सेकेंड हमारा यहाँ पे केस होता है वो आता है टीआरएनए वाला। तो टी फॉर होता है हमारा ट्रांसफर करना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे बनते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन जो हमारी बन रही थी वो बन कैसे रहे थे कि वो हमारे अमीनो एसिड जो थे वो इकट्ठे हो रहे थे, आपस में एक साथ हो रहे थे, और उसके बाद वो प्रोटीन का निर्माण कर रहे थे। यानी कि ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड को हम प्रोटीन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो अमीनो एसिड हमारे आ कहाँ से रहे, ये भी तो क्वेश्चन है। तो जो अमीनो एसिड्स हैं उसको हमारे राइबोसोम के पास लाने का काम कौन करता है, हमारा टीआरएनए करता है। यानी कि जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम हमारा क्या करता है, इन अमीनो एसिड को एक साथ करके और उससे हमारी प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। राइबोसोम अगर आपको याद हो तो राइबोसोम को हम बोलते थे कि इट इज हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। जब भी आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा, राइबोसोम का यही एक काम होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस बनाने के लिए उसको अमीनो एसिड चाहिए, क्योंकि अमीनो एसिड ही हमारे प्रोटीन का एक अलग रूप होते हैं। तो अमीनो एसिड को इस राइबोसोम के पास लाने का जो काम करता है ना, वो हमारा होता है यहाँ पे टीआरएनए, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफर आरआरएनए। मैं एक बात फिर से बोल दूँ कि इनका हो सकता है कि और भी काम हो, हम सिर्फ यहाँ पर वो देख रहे हैं जो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो जो बायो वाले होंगे पहले से वो। तो आप यहाँ पर समझ गए कि टीआरएनए ने क्या किया कि वो हमारे अमीनो एसिड को एक साथ लाने का काम कर रहा है, और जब अमीनो एसिड एक साथ आ जाते हैं तो उसके बाद हमारी क्या बनती है, पेप्टाइड चेन बनती है, यानी कि हमारी प्रोटीन बनती है। तो ये आप टीआरएनए का यहाँ पर काम समझ गए। थर्ड हमारे यहाँ पर होता है एमआरएनए। तो ये हमारा इस आरएनए का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे बना डीएनए से आरएनए, तो जो भी डीएनए की इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि भाई आरएनए क्या हो रहा है, एक जेनेटिक कोड है जिसके द्वारा कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में बनती है। जैसे अगर आप हो तो आपके फादर से आपके फेस मिलता है, या कोई भी उनकी प्रॉपर्टी आपके अंदर है, तो वो जेनेटिक कोड के द्वारा आई है। तो वो जेनेटिक कोड हमारी डीएनए और आरएनए के अंदर बिलोंग करती है। तो डीएनए से जब हमारा आरएनए बनता है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है जेनेटिक वाली, वो हमारी इसी आरएनए में जो एमआरएनए होता है इसके अंदर हमारी आती है। तो एम फॉर हमारा होता है यहाँ पर मैसेंजर, यानी कि ये हमारा क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को डीएनए से आरएनए के अंदर लेके आता है, और उस आरएनए की इन्फॉर्मेशन की हेल्प से क्या करता है कि वो हमारा प्रोटीन बनाता है। यानी कि जो हमारी यहाँ पर राइबोसोम था, जो राइबोसोम
हमारा प्रोटीन बना था अमीनो एसिड को इकट्ठा करके, तो ये राइबोसोम जो रीड करेगा यानी कि जो इन्फॉर्मेशन लेगा वो हमारी कहाँ से लेगा, ये mRNA से इन्फॉर्मेशन लेगा और उसके बाद वो अमीनो एसिड से हमारी क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो यहाँ पर आप तीनों का यहाँ पर काम समझ गए होंगे। अब समझो कि और एक और बात यहाँ पर होती है कि एक यहाँ पर होता है कोडॉन। अब कोडॉन का काम क्या होता है, कंफ्यूज मत, सिंपल देखो कि जो हमारा tRNA हमारे अमीनो एसिड को लेके आ रहा था, तो वो अमीनो एसिड में क्या हो रहे थे कि हमारे इस mRNA की मदद से क्या बन रहे थे, प्रोटीन बन रहे थे। तो उनको बनाने के लिए जो कोडर है, यानी कि आप लोग जैसे कोई वेबसाइट बनाता है तो कोई एक बंदा होता है ना जो कोडिंग करता है, तो उसी कोडिंग करने के लिए यहाँ पर एक कोडॉन भी प्रेजेंट होता है हमारा, जो बेसिकली कोडिंग करेगा और उसके बाद वो अमीनो एसिड को प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद हमारी प्रोटीन जो है बन के तैयार होती है। अब अगर किसी के मन में यहाँ पे डाउट रह गया होगा तो वो अभी आगे जाके आपका एकदम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अब जितने भी लोग बायो वाले थे, जिनके पास 11th-12th में बायो थी, वो तो जानते होंगे कि जो हमारा राइबोसोम होता है वो दो तरह से पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S आता है। अब जो लोग नए हैं, जिन्होंने ये पहली बार सुना है, वो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, आप कुछ मत सोचो, बस आप इतना सोचो कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक है एक टाइप है जिसमें हमारे 70S टाइप का ये हमारा एक टाइप होता है, बस नाम समझ लो। आप कुछ मत समझो क्या होता है कैसे, बस इतना समझो कि एक हमारा 70S टाइप का क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, बैक्टीरिया का सेल, और उसी के अंदर हमको क्या है, अमीनो ग्लाइकोसाइड का एक्शन दिखाता है। अब जो 70S टाइप का आता है ये हमारा दो पार्ट्स में क्लासीफाई होता है, एक हमारा होता है यहाँ 50S और एक हमारा होता है 30S। अब लोग कंफ्यूज हो गए होंगे 50 और 30 तो 80 होते हैं, तो ये 70 क्यों है, तो ये भाई इनका जोड़ नहीं है, सिर्फ क्या है, ये इनके पार्ट है, यानी कि सिर्फ नाम है। तो बस आप ये समझो कि ये हमारे क्या है, सिंपल नाम है। तो यहाँ दो चीज़ें हमारी, एक जो नीचे वाला पार्ट है कम छोटा वाला, वो हमारा है 30S वाला सब यूनिट है, मतलब जो हमारा 70S का बैक्टीरिया का पूरा राइबोसोम है, ये राइबोसोम है। तो जो राइबोसोम है ये दो पार्ट में डिवाइड है, जिसको हम दो सब यूनिट बोल सकते हैं। नीचे वाली सब यूनिट हमारी 30S है, ऊपर वाली सब यूनिट हमारी क्या है, 50S है। तो दो पार्ट्स में हमारी ये डिवाइड हो रखी है यहाँ पर। अब देखो जो हमारी 30S है 50S है, इनके बीच में हमारा क्या लग जाता है, mRNA, यानी कि जो हमारा mRNA यहाँ से निकला था न्यूक्लियस से, वो हमारे इस राइबोसोम के इन दोनों के बीच में जाके इस तरह से हमारा लग जाता है। अब यहाँ पर जो mRNA हमारा है, जो 30S है, इनके बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी 3 साइट है। अब साइट समझो, पहली हमारी होती है A साइट, दूसरी हमारी होती है P साइट, तीसरी हमारी होती है E साइट। जो A साइट है इसको हम बोलते हैं अमीनो एसाइल साइट, या हम सिंपल इसको अमीनो साइट बोल सकते हैं, या यहाँ पर सिंपल हम A फॉर असेप्टर साइट भी बोल सकते हैं। असेप्टर मतलब किसी चीज़ को लेने वाली साइट। सेकंड हमारी यहाँ पर आती है P, और P से हमारी आती है पेप्टाइडाइल साइट, यानी कि यहाँ पर जो पेप्टाइड चेन हमारी बनती है ना, उसका फॉर्मेशन हमारी इसी वाली साइट पे होता है। थर्ड हमारी यहाँ पर आती है E साइट, यानी कि एग्जिट साइट, यानी कि जब हमारी प्रोटीन बन जाती है, जब अमीनो एसिड की हमारी पूरी चेन बन जाती है, तो उसको इस राइबोसोम से बाहर निकालती है और हमारी पेप्टाइड चेन का निर्माण करती है, और वो पेप्टाइड चेन हमारी एक तरह से प्रोटीन का पार्ट होती है, तो वो हमारी इस ई के द्वारा होती है। इतना फंडा आप समझ गए। अब समझो कि क्या कैसे हो रहा था। तो देखो जो हमारा पहला पार्ट था tRNA वाला, वो तो हमारा राइबोसोम को बनाने में लग गया, तो tRNA हमारा खत्म। सेकंड हमारा होता है mRNA वाला, तो mRNA हमारे इन दोनों के बीच में लग गया, तो mRNA का यहाँ पे काम खत्म। mRNA अब क्या करेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन mRNA अपने राइबोसोम को यहाँ पे देता रहेगा। तीसरा हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट है, वो आता है हमारा tRNA। अब जो tRNA हमारे यहाँ पर वो क्या करेगा कि वो इस अमीनो एसिड को यहाँ से पकड़ेगा कहीं से, और उस अमीनो एसिड को इस वाली साइड, यानी कि जो अमीनो एसाइल साइट है वहाँ पे जाके यहाँ पे चिपका देगा। अब जब एक अमीनो एसिड यहाँ चिपक जाएगा, फिर वो क्या करेगा, वो हमारे इस पेप्टाइड वाली साइड पे जाके क्या कर जाएगा, बाइंड हो जाएगा, इधर हो जाएगा। देन ये जगह खाली हो जाएगी, देन हमारा फिर से एक और ये लेके आएगा, वो यहाँ चिपकेगा, फिर वो हमारे यहाँ जाएगा, फिर एक और लेके आएगा, ये जाएगा, एक और लेके आएगा ये। तो इस तरह करते करते जब हमारी यहाँ पर शॉर्ट चेन पूरी बन जाती है, तो वो हमारी इस पेप्टाइड साइड पे जाके पेप्टाइड चेन का एक रूप ले लेती है। और देन जो हमारा एग्जिट साइट है वो क्या करेगी, वो इस पेप्टाइड चेन को यहाँ से बाहर निकालेगी, जो हमारी फर्दर जाके क्या करेगी, प्रोटीन की तरह वर्क करेगी। तो इस तरह हमारे यहाँ अमीनो एसिड चिपकते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ से हमारे बाहर निकलते रहते हैं। तो इस तरह ये पूरा का पूरा हमारा फंडा चलता रहता है, और हमारे जो अमीनो एसिड है वो यहाँ पे प्रोटीन हमारे बनते रहते हैं। अब यहाँ पर कोडोन का काम क्या होता है, ये चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गया। तो जैसे ही हमारे अमीनो एसिड यहाँ आते हैं, अब ये जो हमारे कोडोन है वो क्या करते हैं, वो इस mRNA को पढ़ते हैं, और उसके बाद इसको इसके अकॉर्डिंग जो प्रोटीन बनानी है वो प्रोटीन को कोडोन क्या करेंगे, यहाँ कोड करेगा, और यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड चिपकना है, कौन सा नहीं चिपकना है, कौन से हमारे मिलने हैं, कैसी तरह की हमारी। तो अगर आपको याद हो तो अमीनो एसिड हमारे बहुत सारे तरह के होते हैं, 12, 15, 20 ऐसे तरह तरह के होते हैं। कौन सा होगा, एल लाइसिन होगा कि एल एलिन होगा। तो इस तरह की जो भी हमारी कोडिंग होती है वो हमारे इन्हीं कोडोन के द्वारा की जाती है, और ये भी हमारे कुछ टाइप के होते हैं, AUG ऐसे करके होते हैं। तो ये सब डिटेल्स में आपको इतना नहीं करना, आपको जो बताने थी बात जो मैंने आपको यहाँ बता दी है। तो बस कोडोन क्या करेगा, कोडोन इस mRNA को रीड करेगा, उसके बाद यहाँ जो भी इनके कोड होंगे वो करेगा, और जब यहाँ जाके जब हमारे फिक्स जुड़ जाते हैं तो कुछ हमारे स्टॉपिंग कोडोन भी होते हैं। स्टॉपिंग मतलब अब उन्हें मतलब मैसेज आता है कि भाई रोक दो, और जैसे ही कोडोन हमारे यहाँ रुक जाते हैं, ये जो अमीनो एसिड है वो हमारे यहाँ से बाहर निकल जाती है पेप्टाइड चेन की फॉर्म में।
और वो हमारा क्या होता है, प्रोटीन का एक हिस्सा होता है। तो इस तरह हमारी पूरी की पूरी प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे चलती रहती है। अब बारी आती है हमारी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स की, कि आखिर ये जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं ये अपना काम कैसे दिखाते हैं। तो देखो जो हमारे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं ये फर्दर क्या करते हैं कि एक तो ये हमारे 30S वाली जो पोजीशन है ना, यहाँ पे जाके जो हमारी ये सब यूनिट कहलाती है, 30S सब यूनिट है, ये 50S सब यूनिट है, तो ये हमारी 30S सब यूनिट पे जाएगा और जाने के बाद ये अपना सबसे पहला काम क्या करता है कि ये इसके इनिशिएशन को पूरे को रोक देता है। अब इनिशिएशन मतलब क्या है, देखो यहाँ भी बाइंड करेगा, यहाँ भी करेगा, इसीलिए ये हमारा बैक्टीरियासाइडल होता है, क्योंकि ये अपना अच्छा खासा इफेक्ट दिखाता है। तो जब ये इधर बाइंड करेगा तो इधर क्या कर देगा कि जो हमारी ये वाली साइड है, टीआरएनए की अमीनो साइड है ना, यहाँ पे जाके इसको इनहिबिट कर देगा। अब जब ये इनहिबिट कर देगा यहाँ पे, तो जो इनिशिएशन था, अगर आपको याद हो, जो स्टार्टिंग हो रही थी हमारी प्रोटीन सिंथेसिस होने की, वो हमारी इसी वाली प्लेस से हो रही थी। तो जब ये इस वाली जाको जाकर बंद कर देगा, इनहिबिट कर देगा, तो अब जो हमारी स्टार्टिंग थी प्रोटीन सिंथेसिस की वो हमारी रुक जाएगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इनहिबिट द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि जो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो रहा था वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये एक हमारी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी हमारी ये क्या करता है, अमीनो ग्लाइकोसाइड पूरी 30S सब यूनिट पे जाके बाइंड करेगा। तो अब यहाँ पर जो हमारे कोडॉन थे जो क्या कर रहे थे, mRNA को रीड करके यहाँ अमीनो एसिड को जोड़ रहे थे, तो इस कोडॉन की जो रीडिंग है mRNA के द्वारा उसको ये मिस रीड कर देता है, यानी कि गलत पढ़वाएगा, यानी कि कुछ भी उल्टा सीधा गलत सलत कर देगा। और उसके बाद क्या होगा कि अब जो mRNA हमारा वो जब ये रीड कर रहा था वो मिस रीडिंग हो गई, तो इसके चक्कर में जो हमारे अमीनो एसिड की यहाँ पे चेन बन रही थी वो हमारी गलत बनेगी या इम्प्रॉपर बनेगी या बेकार बनेगी। और अगर आपको पता है कि अगर प्रोटीन हमारे यहाँ पर बेकार बनेंगे, अमीनो एसिड की चेन बेकार बनेगी, पेप्टाइड की चेन बेकार बनेगी, तो ऑब्वियसली बात है कि वो प्रोटीन का कोई मतलब होने वाला नहीं है। तो बस यहाँ पर हमारा किस तरह काम कर रहे थे दोनों चीज़ें, कि पहले केस में क्या हो रहा था कि इसने क्या किया कि जो हमारे 30S सब यूनिट पे जाके बाइंड हुआ और उसने वहाँ पर इनिशिएट करने को रोक दिया। और जब इनिशिएशन हमारी रुक गई तो जो हमारे अमीनो एसिड की पॉलीमराइजेशन थी, पॉलीमराइजेशन क्या होती है, अगर कहीं ये वर्ड आ जाए मतलब क्या है कि यहाँ एक से ज़्यादा चीज़ें आपस में जुड़ती जा रही हैं। तो जो अमीनो एसिड यहाँ एक था, फिर यहाँ चेन जब बन रही थी, एक के ऊपर एक जुड़ रहे थे, तो ये एक पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस थी। तो ये हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पर रुक जाती है। और इसीलिए यहाँ पर इसको बोला जाता है कि इनिशिएशन हमारा हो, इनिशिएशन जो हमारा हो रहा था वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर रुक गया। तो ये एक काम होता है और इसके द्वारा हमारे जो प्रोटीन की सिंथेसिस थी वो हमारी रुक जाती है। सेकंड केस क्या होता है कि ये मिस रीडिंग करा देता है, म्यूटेशन ऑफ जेनेटिक कोड ऑफ mRNA, यानी कि जो हमारे कोडॉन थे जो mRNA को पढ़ के हमारे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स की वहाँ पर चयन करा रहे थे, ये सब कर रहे थे काम, उन सबको ये मिस रीड कर देगा, यानी कि इसमें मिसकम्युनिकेशन कर देगा। और इसकी वजह से जो अब हमारे mRNA के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वो हमें गलत मिलेगी, और गलत इन्फॉर्मेशन से हमारे गलत अमीनो एसिड जुड़ेंगे और हमारे गलत प्रोटीन का वहाँ निर्माण हो जाएगा। और इस तरह से हमारी यहाँ पर क्या होगी कि इनकार्पोरेशन, यानी कि बन गई हमारी कौन सी, इम्प्रॉपर, यानी कि बेकार सी अमीनो एसिड की चेन, जिससे हमारा पेप्टाइड चेन बना है। तो दोनों ही केस में क्या हुआ कि ना रहा प्रोटीन सिंथेसिस, ना हुई पेप्टाइड चेन, और ना ही बनी कोई सेल वाल, और ना ही इस सबसे कुछ नहीं हुआ, और हमारी जो सेल डेथ भी कर गया, हमारा लाइसिस हो गई सेल की, हमारा बैक्टीरिया सेल भी मर गया, और सारा कुछ हमारा खत्म हो जाता है। और इसीलिए ये हमारे क्या होते हैं, बैक्टीरियासाइडल होते हैं। तो इस तरह हमारे जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो अपना असर दिखाते हैं। अब एक क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि जो अमीनो ग्लाइकोसाइड है वो अपना असर कहाँ पे दिखाते हैं। तो देखो पहला हमारा आता है कि ये 30S सब यूनिट पे जाके बाइंड करते हैं। एक हमारा 30 और 50S का जो जंक्शन है, यानी कि ये बीच वाली पोजीशन है पर यहाँ के जाके बाइंड करेंगे। और कई केस में देखने को मिला है कि ये थोड़ा बहुत एडिशनल इफेक्ट अपना 50S वाले पार्ट में भी देखने को मिलता है। तो अगर आ जाता है कहीं कंफ्यूज मत होना, लिख देना 30S में मेजर दिखाता है, जंक्शन पे दिखाता है, और कई केस में छोटा मोटा एडिशनल है हमारा 50S वाले इस वाले पार्ट में भी अपना एक्शन दिखाता है। तो इस तरह हमारे अमीनो ग्लाइकोसाइड यहाँ काम करते हैं और अपना बैक्टीरियोसाइडल वाला एक्शन शो करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का सारा फंडा एकदम क्लियर हो गया होगा। तो यही मेन पार्ट था। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसको दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला हमारा आता है यहाँ सिस्टमैटिक ड्रग के रूप में, और दूसरा हमारा आता है टॉपिकल ड्रग। अब इनका डिफरेंस क्या होता है, तो जो सिस्टमैटिक वाला फंडा है हमारा, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारे ड्रग है ये हमारे ब्लड में जाएंगे और वहाँ जाके अपना असर दिखाएंगे, यानी कि हम इसको ओरल रूट से लें या पेरेंटली रूट से लें, ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे, देन अपना असर दिखाएंगे। टॉपिकली का सिंपल फंडा है कि हम इसको ऊपर से, यानी कि जैसे कई केस में क्या होता है कि कई हाथ वगैरह पे क्या होता है, खुजली वगैरह हो जाते हैं, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उस केस में हम इन टॉपिकल का यूज़ करेंगे। वो क्या करेंगे, ऊपर से हम रब कर देंगे और यहाँ लोकली अपना एक्शन दिखाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉपिकली ड्रग बोलते हैं। इसको हम ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं, स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे डर्मेटोलॉजिकल इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं जो स्किन के ऊपर, उनको ठीक करने के काम आता है। तो इसके हमारे टाइप सिस्टमैटिक के टाइप हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, फिर जेंटामाइसिन, फिर टोपरामाइसिन, फिर नेटिलीमाइसिन। टॉपिकल में हमारे आते हैं नियोमाइसिन, फ्रेमाइसिटिन।
अमीन। तो इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हमारे हैं वो 3 हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। पहला हमारा आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेकंड हमारा आता है कैनामाइसिन और थर्ड हमारा आता है नियोमाइसिन। तो इन्हीं के बारे में हमको आज इस वीडियो में डिटेल्स में आगे बात करेंगे। सॉरी, ये तो हो गया था सारा। तो अब हम समझते हैं अपने सार को, इसको हम आगे बात करेंगे। तो सार हमारा होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा हमारे इस पूरी वीडियो में। तो अगर हम अमीनो ग्लाइकोसाइड्स की बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा हमारे जो अमीनो शुगर्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं किसी एक सेंट्रल लिंक जो हमारी मोस्टली केस में होती है अमाइनो साइकिटोल, इसके साथ और किसके द्वारा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा। तो ये एक बेसिक इंट्रो हो गया जो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं मोस्टली उसमें हमारी एक रिंग पाई जाती है 2-डीऑक्सी स्ट्रेप्टोअमीन, जिसको हम अमाइनो और ये साइक्लिटोल की रिंग बोल सकते हैं। और जो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन था इसमें हमारी अलग रिंग होती है। तो इसमें जो हमारी रिंग होती है बीच की वो हमारी किसकी होती है, स्ट्रेप्टिडीन की रिंग होती है। तो बस हम इन्हीं के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे और क्या क्या हम इनमें चेंजेस कर सकते हैं जिसके द्वारा हमारा अमीनो ग्लाइक बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक जनरल स्ट्रक्चर है जो मैंने बता दिया, ये हमारा थोड़ा सा किस फॉर्म में है, हमारी जो चेयर फॉर्म होती है उस फॉर्म में यहाँ पे दिख जाएगा। ये बीच की हमारी डीऑक्सी स्ट्रेप्टाअमीन की रिंग हो गई। यहाँ पर आपको ये पूरा फंडा दिख जाएगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, और 1 2 3 4 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे हमारे यहाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा ये अमीनो ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है। अमीनो ग्रुप क्यों है, अमीनो शुगर वाला ग्रुप क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ओ के साथ हमारा ये लगा है तो ये लगा है, तो ये हमारा शुगर ग्रुप हो गया। और अमीनो क्यों है, ये क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या लगा है, NH2 लगा है, और यहाँ पे हमारा क्या लगा है, यहाँ पे NH2 लगा है, यहाँ भी लगा है NH2। तो ये हमारा क्या हो गया, एक अमीनो ग्रुप हो गया यहाँ पर। और जो बीच में हमारी दी गई है ये हमारी क्या है, डीऑक्सी स्ट्रेप्टाअमीन की रिंग है जो एक सेंट्रली रिंग है यहाँ पर। और ये जो कनेक्ट है ये हमारे क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ। देखो अगर इनका किसी का सार आता है तो सार में अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हो ना तो यही आपका हो जाएगा 2-3 नंबर में, क्योंकि स्ट्रक्चर इसके थोड़े से हैवी होते हैं। अब अगर इसको थोड़ा सा सिंपल वे में बनाया मैंने जिससे आपको समझ आ सके तो वही था, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे बना दिया। ये 2 हमारी लिंकेज हो गई, ये हमारा हो गया NH2 हो गया, यहाँ NH2 हो गया, यहाँ NH2 हो गया हमारा। तो ये अमीनो शुगर हो गया, ओ लगा है बीच में, और ये हमारी सेंट्रल रिंग हो गई। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करें, यानी कि अब अगर हम इसके सार के बारे में पढ़ें यहाँ पर, तो 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। पहला हमारा आता है अमीनो शुगर पोर्शन, यानी कि ये और ये हमारी क्या है, अमीन की शुगर है, अमीनो शुगर है, तो यहाँ पर हम कुछ चेंज कर सकते हैं। और सेकंड हमारे यहाँ आता है सेंट्रली प्लेट हेक्सोस रिंग, यानी कि जो हमारी ये बीच की रिंग है इसमें हम कर सकते हैं। तो 2 जगह हम कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे बढ़ते हैं हम अपने अमीनो शुगर के बारे में। तो अमीनो शुगर को अगर हम इस तरह बनाए, जो मैंने यहाँ पर जैसे ये था तो एक मैंने यहाँ उठा के बना दिया, आपको सेम वही दिखेगा। और यहाँ पर आप क्या जोड़ सकते हो, एक कोई भी हमारी क्या होगी, यहाँ पर जो सेंट्रली रिंग है वो जोड़ सकते हो। और अगर वो नहीं जुड़ी तो आप सिंपल यहाँ OH बना सकते हो। तो ये आपको दिख जाएगी। नंबरिंग करें तो यहाँ पर बनती है 1 2 3 4 5 और ये हमारी 6 हो गई। तो 6 हेक्सोस इसीलिए बोला जाता है। O लगा बीच में अमीनो ग्रुप, सॉरी शुगर ग्रुप हो गया, और NH2 लगा तो हमारा अमीनो ग्रुप हो गया। तो अमीनो हेक्सोस शुगर ये हमारा पूरा कंपाउंड हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो देखो इसमें ये 2 जगह हैं, एक हमारी आती है C वाली ये 6 कार्बन की 6, और एक हमारी आती है कार्बन की 2। तो ये रिंग, ये जगह और ये जगह, ये दोनों ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो जाके अपना इफेक्ट दिखाता है और इसको क्या करेगा, इनएक्टिवेट करता है। तो ये बोला जाता है कि जो हमारा अमीनो फंक्शन है C6 और C2 पर, वो मेजर टारगेट साइट रहता है किसी भी बैक्टीरियल इनएक्टिवेटिंग एंजाइम के लिए। अब बैक्टीरियल इनएक्टिवेटिंग एंजाइम क्या है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो इस ड्रग के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं। जैसे हमारा बीटा लैक्टमेज वाले केस में था ना, कुछ उसी तरह का यहाँ पर भी हमारा होता है। तो ये 2 मेन साइट होती हैं, इसको हम कर सकते हैं। तो इसमें अगर ये जगह आपको दिख रही होगी, यहाँ पे वैसे NH2 होता है, अगर हम यहाँ पर मिथाइलेशन करा देते हैं, मतलब अगर हम यहाँ पर CH3 जो हमने जहाँ जोड़ रखा है पहले से, अगर यहाँ CH2 जोड़ देते हैं तो इससे क्या होगा कि जो एंजाइमेटिक रेजिस्टेंस था, यानी कि जो हमारे ये बैक्टीरिया इसको जाके मारने का काम कर रहे थे, वो हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि तभी यहाँ पर आपको जो मोस्टली केस में CH2 यहाँ लगा मिल जाता है, क्योंकि इसकी मिथाइलेशन से क्या होता है कि जो एंजाइम अपना असर दिखा रहे थे इसको रोकने के लिए, इनएक्टिवेट करने के लिए, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये था। बाकी देखा जाए तो जो ये पूरी की पूरी जो हमारी रिंग है जो यहाँ पर लगी हुई है, ये हमारी एसेंशियल एक्टिविटी के लिए, तो इसको हम हटा नहीं सकते। इसको हटाएंगे तो भाई हमारा अमीनो ग्लाइकोसाइड नहीं रहेगा। तो ये एक यहाँ पर चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हमारे यहाँ पर बीच वाली जो रिंग है सेंट्रली प्लेट हेक्सोस रिंग, इसमें कुछ देखते हैं। तो ये हमारी है अमाइनो साइक्लिटोल रिंग, और इसको हम डीऑक्सी स्ट्रेप्टाअमीन रिंग भी बोलते हैं। तो ये आपको बीच में दिख जाएगी, और ये पोजीशन पे हमारा अमीनो शुगर है जो ये पे है। आप चाहो तो ये वाला स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नंबरिंग करते हैं तो यहाँ आता है 1 2 3 4 5 6 दिख जाएगी आपको। इधर अमीनो ग्रुप लगा है। एक पॉइंट यहाँ मैंने लिखा नहीं, आप लिख सकते हो कि ऑन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ 4 कार्बन 4 एंड कार्बन 6 अमीनो ग्रुप इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। रिमूवल या सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस अमीनो ग्रुप इज डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ दिस कंपाउंड। यानी कि अगर यहाँ अमीनो ग्रुप जो लगे हुए हैं इसको, ये जरूरी है, अगर हम इनको हटाते हैं तो हमारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो ये एक पॉइंट बन गया जो मैंने यहाँ लिखा नहीं, अभी याद आया। सेकंड यहाँ हमारा आता है कि NH2 ग्रुप है हमारा C1 पे ये वाला, तो
ये हमारा अगर इसको हम एसाइलेट करवा देते हैं, यानी कि यहाँ पर हम कोई भी करवा देते हैं, तो इससे हमारी एक्टिविटी तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर ये हो जाएगा जो मैंने बताया कि एंजाइम के लिए थोड़ी सी रेजिस्टेंस क्रिएट होगी और बाकी जो एक्टिविटी है वो जितनी थी उतनी ही हमारी रहेगी, बढ़ेगी नहीं, ना ही घटेगी। तो ये हो जाएगा रिटेंशन ऑफ एक्टिविटी हो जाती है। बाकी ये एंजाइम को थोड़ा सा परेशान कर सकती है ये चीज़। तो ये आपको मिल गई पहली पोजीशन पे। बाकी यहाँ पर जो ये सेकंड पोजीशन है, यहाँ पर अगर हम कोई भी कंडीशन में OH ग्रुप जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो इससे एक्टिविटी हमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो OH ग्रुप हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, एक अच्छा कदम होगा हमारे लिए। फिर यहाँ पर आता है कि 2 हाइड्रोक्सिलेशन, यानी कि दूसरी जगह पे हाइड्रोक्सिलेशन जो मैंने बताया OH ग्रुप जोड़ना, और 5 डीऑक्सीजनेशन, यानी कि यहाँ पर हम अगर हम इस ऑक्सीजन वाले ग्रुप को हटा देते हैं तो इस केस में क्या होगा कि जो बैक्टीरियल इनएक्टिवेटिंग एंजाइम था, यानी कि जो एक्टिव जो एंजाइम थे जो हमारे इसको खराब कर रहे थे, वो थोड़े से हमारे क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, कम होंगे और अपना असर कम दिखा पाएंगे। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात होगी। तो ये थी कुछ हमारी बातें, इसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं, जो थी जो मैंने आपको यहाँ बता दी। तो आई होप आप लोग को ये सारा एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यानी कि ड्रग्स के बारे में। तो पहला हमारा इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये जो हमारा है ये हमारा एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड का एंटीबायोटिक है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि बहुत जगह अपना असर दिखाता है। और ये हमारा मोस्टली स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस नाम के बैक्टीरिया से जो हमारा सॉइल बैक्टीरिया उसी के द्वारा निकाला गया है। स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब देखो ये स्ट्रक्चर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो अगर याद कर सकते हो तो कर लो कुछ कुछ मेन का, वरना कोई बात नहीं। तो ये आपको यहाँ दिख जाएगा। अब जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसमें मैंने बताया कि इसमें हमारी स्ट्रेप्टिडिन की रिंग होती है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और इसमें 2 अमीनो ग्रुप जो जुड़े होते हैं वो इस तरह से जुड़े होते हैं, यानी कि पहला यहाँ पे और दूसरा हमारे यहाँ पे। और ये जो चीज़ है ये हमारी ग्लाइकोसिडिक की लिंकेज है जो आपको यहाँ दिख जाएगी। और ये दोनों जो हमारे क्या है 2 अमीनो ग्रुप है। अमीनो ग्रुप शुगर अमीनो शुगर ग्रुप क्यों है, देखो यहाँ पर वो लगा है, यहाँ पर वो लगा बीच में। और ये सेंट्रल रिंग है क्योंकि यहाँ बीच में कुछ नहीं लगा, इधर लगी है साइक्लिक रिंग, ये आपको दिख जाएगा। बाकी यहाँ पे अमीनो ग्रुप हमारे प्रेजेंट है, यहाँ भी हमारा एक अमीनो ग्रुप इधर वाले प्रेजेंट है, ये रहा हमारा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो ये था हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन वाला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। मैकेनिज्म की बात करें तो ये प्रोटीन से इनहिबिटर, जो मतलब अभी मैंने आपको बताया था अमीनो ग्लाइकोसाइड, उसी की तरह सबका सेम रहेगा मैकेनिज्म। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। बाकी यूजेस की बात करें तो हमारा ट्रीटमेंट में यूज़ होता है ट्यूबरक्लोसिस के, क्योंकि यही पहला बैक्टीरिया था जो हमारा मायोकार्डियम ट्यूबरक्लोसिस जो एंजाइम बैक्टीरिया था उसके खिलाफ इसने अपना एक्शन दिखाया था। तो इसलिए ये TB के इलाज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं अकेले नहीं, बाकी और भी जो हमारी अदर एंटी ट्यूबरक्लोसिस के एजेंट्स होते हैं, अदर एंटीबायोटिक्स हैं, उनके साथ थोड़ा कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। बाकी ये हमारा इनफेक्टिव होता है एंडोकार्डिटिस के तरह, यानी कि जो हमारे हार्ट वगैरह में कोई इन्फेक्शन वगैरह कॉज हो जाता है तो उस केस में ये दवा हमारे लिए हेल्पफुल लाभदायक है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ये ऑटोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी। ये ऑटो मतलब हियरिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, नेफ्रॉन में कोई प्रॉब्लम, न्यूरो मतलब न्यूरॉन वगैरह में कोई हमारी टॉक्सिसिटी मतलब होता है जहरीला या कुछ चीज़ खराब हो जाना। तो ये हमारी मोस्टली अमीनो ग्लाइकोसाइड में देखने को मिलती है, तो सब में कॉमन आप ये चीज़ लिख सकते हो। तो ये हमारा पहला हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन। दूसरा हमारा इसमें आता है नियोमाइसिन वाला। तो नियोमाइसिन भी हमारा क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स है और ये हमें स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडिया के द्वारा प्राप्त होता है और ये इसका स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। अब नियोमाइसिन में हमारी 3 चीज़ें होती हैं, एक नियोमाइसिन ए, नियोमाइसिन बी और नियोमाइसिन सी। अब जो नियोमाइसिन ए होता है वो हमारा इनएक्टिव कंपाउंड होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर नहीं लिखा था। अगर आप इन दोनों को मिला दो तो ये हमारा नियोमाइसिन 1 हो जाता है। मेन हमारे होते हैं नियोमाइसिन बी और नियोमाइसिन सी जो अपना एक्शन दिखाते हैं। तो नियोमाइसिन बी आपको यहाँ 2 चीज़ दिख रही होंगी, एक R1 R2 है। अगर R1 पे CH2NH2 और R2 पे H जोड़ दे सिंपल, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर नियोमाइसिन बी। अगर यहाँ पर हम क्या करें सी वाले, अगर हमें नियोमाइसिन सी बनाना है तो इस पोजीशन पे हम यहाँ जोड़ेंगे ये H सिंपल और ये नीचे वाली है इस पर हम जोड़ देंगे CH2NH2, तो हम बन जाएगा नियोमाइसिन सी। यानी कि अगर हम इसका सिंपल वाला स्ट्रक्चर बना दे जो हमने ऐसा बनाया था तो हो सकता था कि इसमें आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये हमारा क्या है सिंपल चेयर फॉर्म में, उसका केवल वो है कि वो कौन से वाले उसमें प्लेस कर रहा है, कौन से प्लेनर में, बस इतना सा फर्क है। तो ये थे हमारे नियोमाइसिन वाले कंपाउंड जो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर यूजेस की बात करें तो ये मोस्टली हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। बाकी ये टॉपिकली हमारे डर्मेटोलॉजिकली इन्फेक्शन यानी कि स्किन वगैरह जो होते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं। बाकी यही मैंने आपको बताया टॉपिकल प्रिपरेशन में यूज़ किए जाते हैं। फिर हमारा थर्ड आता है कैनामाइसिन। तो ये हमें बैक्टीरियम स्पेक्ट्रोमाइसम कैनामाइसिटियस नाम के बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। ये इसका स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा 3। अब यहाँ पर भी हमारे ये 3 तरह के होते हैं A B C और यहाँ पर दिख जाएगा आपको 2 जगह R1 R2। तो इनकी जगह बस आप इनको प्लेस करेंगे और आपके ये तीनों कंपाउंड बनते चले जाएंगे। अगर हो सके तो आप इनको बना लेना चाहिए। यूजेस की बात करें तो ये बैक्टीरिया हमारे बैक्टीरियल फंक्शन मतलब इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और सिस्टमेटिक इन्फेक्शन में थोड़ी सी हेल्प करते हैं। अब अगर जनरल पूरे के कोई यूजेस देखे जाएँ तो वही अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हमारे ग्राम नेगेटिव के लिए ज़्यादा एक्टिव होते हैं और कुछ ग्राम पॉजिटिव के लिए भी एक्टिव होते हैं। बाकी जो यूजेस थे वो मैंने आपको जो यहाँ पे थे ना पर्टिकुलर मैंने आपको बता दिए यहाँ पे।
बाकी एडवर्स इफेक्ट वही है इसके, ऑटोटॉक्सिसिटी, और वो टॉक्सिसिटी जो मैंने आपको बता दी। तो ये था सारा की सारी बातें हमारी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। अब हम समझते हैं अपने टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में। तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना, जो हमारे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स थे उसी तरह के कुछ हमारे टेट्रासाइक्लिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर टेट्रासाइक्लिन नाम से समझो तो देखो टेट्रा मतलब होता है 4 और साइक्लिन मतलब साइकिल, यानी कि ये एक ऐसे स्ट्रक्चर के बेस पे डिवाइड है। तो ये ऐसे कंपाउंड है जिनमें हमारी 4 साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। तो हमारे क्या हो गए, टेट्रासाइक्लिन हो गए। अब कुछ इसकी बातें जानते हैं, देन हम इसके नोमेनक्लेचर स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो देखा जाए तो ये भी हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं। मतलब क्या होता है कि ये भी वाइड रेंज ऑफ माइक्रो, जैसे हमारी कुछ और भी ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर कुछ और भी चीज़ें हमारी हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उनमें ये हमारे क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। बाकी बात की जाए तो ये हम फर्मेंटेशन से प्राप्त करते हैं अपने स्ट्रेप्टोमाइसिस की स्पीसीज, यानी कि जिस स्पीसीज से हमको स्ट्रेप्टोमाइसिन मिला था पहला वाला, उसी स्पीसीज को हम क्या करते हैं और ज़्यादा फर्मेंटेशन रख देते हैं। फर्मेंटेशन मतलब एक तरह से उसको सड़ा देना, रखे रहो, धीरे धीरे टाइम होता रहेगा, गलता रहेगा और धीरे धीरे उसमें से और बैक्टीरिया उसमें जन्म लेंगे, पैदा होंगे और इस तरह हमें वो बैक्टीरिया मिलते हैं। तो ये हमारी फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। अब ये एक ये तरीका है। दूसरा हमारा है कि हम केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी कि हमने कुछ नेचर प्रोडक्ट उठाए, जैसे सॉइल बैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइसाइटिस, और उसी से हमने क्या किया, नेचुरली डेवलप कर लिया अपने टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि इसी से हमको ये मिलते हैं। तो ये इस तरह से हमको प्राप्त होते हैं। बाकी बात की जाए तो ये बेसिकली हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही तरह को मारने का काम करते हैं। एग्जाम्पल कुछ मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे हमारे स्पायरो कैट्स हो गया, फिर रिकेटेसिया हो गया, क्लेमाइडिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, हेलिकोबैक्टर हो गया। अगर आपको याद हो तो जो हेलिकोबैक्टर हमारा बैक्टीरिया था वो कहाँ यूज़ हो रहा था, कमेंट करके बताओ अगर आपको अभी भी याद है तो। ये मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ कॉलोजी वाले पार्ट में। तो ये यहाँ पर हो गया। अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं अगर, तो पहले हमारे थे बेंजामिन डगर, जिन्होंने पहला टेट्रासाइक्लिन हमारा खोजा था, जो हमारा कौन सा था, क्लोर टेट्रासाइक्लिन था। अब देखो इस जगह कन्फ्यूजन था कि 1948 है कि 1945 है। कई जगह 1945 लिखा हुआ है और विकीपीडिया में भी 2, यानी कि क्लोरा टेट्रासाइक्लिन के नाम पे 1945 लिखा है और केवल टेट्रासाइक्लिन के नाम पे 1948 लिखा है। बाकी केडीटी में ये था, तो आप लोग इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देना, क्योंकि केडीटी को ज़्यादातर टीचर जो है फॉलो करते हैं। तो आप जो लोग जो है इसी को लिखना कि 1948 में पहली हमारी टेट्रासाइक्लिन जो हमारी थी क्लोर टेट्रासाइक्लिन, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था और वो हमारी निकाली गई थी स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑरियोफेसिन से। अब ऑरियोफेसिन नाम इसका पड़ा था क्योंकि जो इस बैक्टीरिया से निकाली गई थी वो लगभग गोल्डन येलोइश कलर का था, इसलिए उसका ये नाम पड़ गया था। क्या था कि आप ये देख लेना। बाकी 1950 में हमारे जो आर.बी. रॉबर्ट नाम करके था, वुडवर्ड ने हमारा क्या किया था, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर निकाला गया था। कैसे क्या था, डिटेल्स आपको इन ड्रग के पर्टिकुलर नाम पर मिल जाएंगे। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी, आप यहाँ पर कर लेना। नोमेनक्लेचर की बात करें तो देखो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। अब जो हमारे ये स्ट्रक्चर है, 4 हमारी साइकिल है, उसके साथ में देखो ये मैं आपको एक बार बनाना दिखा दूंगा कैसे बनाना है। बाकी कई केस में ये आपको घुमा हुआ मिल जाएगा। घुमा हुआ मतलब क्या है कि ये चीज़ आपको ऊपर मिल जाएंगी और ये सारी चीज़ आपको नीचे मिल जाएंगी। अब देखो बनाना कैसे है, तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको 4 यहाँ पर रिंग बना देनी है। तो ऐसे करके 3 और ये आपको 4 रिंग बना देनी है। ये बन गया, इस तरह आपको यहाँ पे 4 रिंग बन जाएगी। फिर इसको तो आप पूरा का पूरा सर्किल कर दो और यहाँ पे एक आप यहाँ पे लगा दो और इस जगह पे यानी कि इससे इधर आके एक आपको यहाँ पे लगा देना है। देखो इतना यहाँ पर आप समझ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पोजीशन होगी यहाँ पे और यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे आपको लगा देना है CONH2। ऐसा हो जाता है ना, मैंने बदल के बनाए हैं कई केस में नीचे ऊपर, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये आप यहाँ जोड़ देना CONH2। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर इधर आपको OH जोड़ देना है, फिर यहाँ पर आपको जोड़ देना है डबल बॉन्ड O और इधर आपको OH जोड़ देना है। अब उसके बाद यहाँ पर जो ये वाली कंडीशन है, ये पहले पोजीशन पे, इसको छोड़ो, जो हमारे स्टक इनकी पहली जो पोजीशन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक OH ग्रुप यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, इतना आपने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद जब नीचे की बारी आती है यहाँ पर, तो देखो वैसे तो बहुत जगह बनती है, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे क्या करना है, एक आपको N जोड़ के और इसके साथ में डाई मिथाइल जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ पर CH3 और यहाँ पे CH3। उसके बाद बाकी जो ये जगह आपको दिख रही होगी, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कोई भी सब्स्टिट्यूट जोड़ सकते हैं। मतलब यहाँ अलग अलग हम केमिकल अलग अलग कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप में जोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ भी हम कुछ और जोड़ सकते हैं, यहाँ भी हम कुछ और जोड़ सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा होता है। अब आपको यहाँ पे करनी है नंबरिंग। तो नंबरिंग करने के लिए आपको जो ये पहला वाला था ना, इससे आपको स्टार्ट करनी होगी। अब नंबरिंग कैसे करनी है ये आप सुनते जाओ। तो देखो पहले नंबर पर आपको क्या करना है, सीधा यहाँ 1 लिखना है, फिर यहाँ 2 लिखना है, फिर यहाँ 3 करना है, यहाँ 4 करना है हमारा, यहाँ पे सॉरी आपको बीच वाली जगह छोड़ देनी है अभी 5, और ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया, फिर 8 हो गया, 9, 10, 11 और 12 हो गया। अब आपको क्या करना है कि देखो जब ये बीच वाली जगह है, तो यहाँ पर जब 4 और 5 की बात आएगी, तो छोटा वाला 4 है, 4 से गए तो ये आ जाएगा आपका 4 अल्फ़ा। अब ये 5 और 6 है, तो ये वाली जगह क्या आ जाएगी, 5 अल्फ़ा आ जाएगी। अल्फ़ा या आप A लिख दो, सिंपल A लिख दो, अल्फ़ा मत लिखो। फिर यहाँ 6 और 7 के बीच में यहाँ 6A आ जाएगा, फिर 8, 9, 10 है, फिर 10 और 11 के बीच में यहाँ पे 10A आ जाएगा, फिर 11, 12 के बीच में यहाँ 11A आ जाएगा, और 12 और 1 के बीच में यहाँ क्या आ जाएगा, 12A आ जाएगा।
बाकी यहाँ पर ये मैं OH लगाना भूल गया था, तो ये OH आ गया। तो इस तरह हमारा ये बनता है। अब आपने इतना कुछ सीख लिया तो इसी के बेस पे आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे स्ट्रक्चर में या नोमेनक्लेचर में। तो ये था हमारा बेसिक फंडा हमारा किसका था यहाँ पे, टेट्रासाइक्लिन का था। अब इसकी कुछ और बातें के बारे में जाने तो ये आपको जैसे 4 हमारी रिंग जुड़ी हुई हैं, तो इन 4 जो रिंग जुड़ी हुई होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, नेप्थसीन बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो हेट्रोसाइक्लिक में हमने ये पढ़ा था, सॉरी उसमें पहले पॉलीहाइड्रोकार्बन में हमने ये पढ़ा था 4th सेम में या 3rd सेम में था हमने, तब हमने ये पढ़ा था एंथ्रासीन होते हैं हमारे, नेप्थलीन होते हैं 2 वाले, तो ये 4 वाली हमारी होती है कारण इसको हम नेप्थासीन बोलते हैं। अब नेप्थलीन हो गया, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आती है हमारी ऑक्टाहाइड्रो आती है। अब ऑक्टाहाइड्रो क्यों आई है, तो अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो देखो वैसे मोस्टली हमारी सारी की सारी जगह हमारी क्या है यहाँ पर भरी हुई है, लेकिन अब खाली जगह देखो तो देखो 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 और 7 और 8 यहाँ पे हमारा कोई सब्स्टिट्यूट लगता है, मोस्टली हमारा OH लग जाता है यहाँ पे। तो देखा जाए तो 8 जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमारी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है या फिर हम बोल सकते हैं खाली है। तो जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 8 जगह, इसी को हमने क्या बोलता है, ऑक्टाहाइड्रो बोल दिया। बाकी जो रिंग है वो हमारी क्या है, नेप्थसीन हो गया, क्योंकि इसमें इतने सब्स्टिट्यूट थे कि अगर सबका नाम लिखते तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता, तो सिंपल क्या इन्होंने बोल दिया, ऑक्टाहाइड्रो नेप्थसीन की हमारी क्या है यहाँ पर रिंग होती है। तो ये हमारी हो गई। बाकी ये हमारी क्या है, हाइड्रोकार्बन पूरा सिस्टम है जिसमें हमारा एन्यूलेटेड है 6 मेंबर्ड की रिंग, यानी कि 4 हमारी ऐसी रिंग जुड़ी हुई हैं जो हमारी 6 मेंबर्ड वाली हैं। तो ये हमारा पूरा क्या होगा, यहाँ नोमेनक्लेचर की यहाँ पे बात हो गई। बाकी देखा जाए कुछ और प्रॉपर्टीज हमारी इसी टेट्रासाइक्लिन के बारे में, तो पहली क्या, टेट्रासाइक्लिन हमारा एम्फोटेरिक कंपाउंड होता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जो क्या कर सकता है, अपने आप को एसिड में भी और अपने आप को बेस दोनों चीज़ों में बदल सकता है। यानी कि जब अगर उसकी रिएक्शन हम एसिड के साथ करवाते हैं तो वो हमारा साल्ट बन जाता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है उसके बाद दोनों तरह के नेचर होते हैं। जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो साल्ट बन जाएगा, बेसिक के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब भी वो हमारा क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। तो ये हमारे होते हैं एम्फोटेरिक वाले, दोनों के साथ रिएक्ट हमारा कर जाता है। सेकंड केस में क्या था कि अगर हम इन दोनों के अलावा उसको न्यूट्रल के साथ करवाएं, मतलब ना वो एसिड हो ना बेस हो, तो उस केस में वो ज्विटर आयन फॉर्म कर देगा। अब ज्विटर आयन का मतलब क्या होगा, ऐसी कंडीशन होगी कि वो अपने पास मतलब उसके पास कैटायन भी होंगे एनायन भी होंगे, मतलब वो क्या हो सकता है यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ जा सकता है, उसके बाद दोनों तरह के यहाँ पे आयन प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ज्विटर आयन वाला एक कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। तो ये इसकी कुछ खासियत है। बाकी इसकी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ये जो टेट्रासाइक्लिन होता है वो हमारा क्या करता है, चेलेट फॉर्म कर लेता है। किसके साथ में, अगर हमारे कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, जैसे हमारा कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और यहाँ फेरस हो गया आयरन वाला, और यहाँ हमारा एल्यूमिनियम हो गया। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा ना कि भाई टेट्रासाइक्लिन एक ऐसी दवा है जिसको दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। रीजन है कि मिल्क के पास होता है कैल्शियम, तो अगर हम टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ लेंगे तो जो कैल्शियम है दूध के अंदर का, मिल्क के अंदर का, वो क्या करेगा, वो उसके साथ मिलकर चिलेट फॉर्म कर लेगा जो एक इनसॉल्युबल कंपाउंड है। तो अब क्या होगा इस केस में कि टेट्रासाइक्लिन अपना कोई इफेक्ट ही नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि अब वो घुलेगा ही नहीं, सॉल्युबल नहीं होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ लेते हैं तो भाई वो अपना एक्शन नहीं दिखाएगी, इसलिए उसको जो है मिल्क के साथ नहीं लिया जाता। तो ये थी कुछ बातें टेट्रासाइक्लिन के बारे में। अब हम इसके स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो इसकी जो टेट्रासाइक्लिन वो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें सिंपल अगर देखा जाए तो जो अगर आपको यहाँ स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर चौथी पोजीशन पे फिर 4 अल्फा यानी कि ये 4th पोजीशन है, फिर 4th अल्फा या ए वाली, फिर 5वीं पोजीशन 5 ए वाली, फिर 6ठी पोजीशन और यहाँ 12 ए वाली यानी कि ये वाली पोजीशन। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको कायरल कार्बन कुछ प्रेजेंट है पहले से और कुछ को हम बना सकते हैं सब्स्टिट्यूट के बेस पे। यानी कि अगर पहले देखा जाए मान लो 4th है तो यहाँ पे देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और चौथे नंबर पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा। तो यहाँ पे 4 ऐसे हैं जो अलग अलग चीज़ें हमारी जुड़ी हुई हैं, तो ये एक कायरल कंपाउंड हो गया। 4A की बात करें तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हमारा अगर हाइड्रोजन है तो भाई 4 वाला ये कायरल है, और कुछ जोड़ दो तो हमारा अलग हो गया। 5 पे देखो अगर यहाँ कोई अलग ग्रुप जुड़ गया, OH वाला जुड़ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कायरल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कुछ अलग जुड़ गया तो हो सकता है हमारा कायरल ना हो। तो इस बेस पे बोला गया कि ये कुछ पोजीशन है हमारे यहाँ, उन पोजीशन पे हमारा ये कायरल कंपाउंड हो सकता है, ये जो कंडीशन पे। तो यही हमारे स्टीरियो केमिस्ट्री में आ जाती है, बस इतना बहुत है। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो हमारा टेट्रासाइक्लिन है ये 2 बेस पे हमारे क्लासीफाई किए गए हैं। पहला हमारा आता है सोर्स, यानी कि कैसे सोर्स से हमको ये मिल रहे हैं, और दूसरा इसमें आता है उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे। तो अगर देखा जाए तो जो हमारे टेट्रासाइक्लिन है अगर वो नेचुरल सोर्स यानी कि हमको प्राकृतिक तरीके से प्राप्त हुए हैं उस बेस पे, तो हमारे 3-4 आते हैं यहाँ। पहला हमारा आता है टेट्रासाइक्लिन, फिर आता है हमारा ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, फिर हमारा आता है क्लोर टेट्रासाइक्लिन, और चौथा हमारे इसमें आता है डेमिक्लोसाइक्लिन। सेमी सिंथेटिक के बेस पे यानी कि जिनको क्या है बनाया है हमने मॉडिफिकेशन करके। तो इसमें हमारा पहला आता है मेथासाइक्लिन, दूसरा हमारा आता है डॉक्सीसाइक्लिन, तीसरा हमारा आता है मीनोसाइक्लिन, और चौथा हमारा आता है मैक्लोसाइक्लिन। तो अब अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो 5 हमारे ऐसे यहाँ कंपाउंड है जो हमारे यहाँ दिए गए हैं। टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, फिर यहाँ मीनोसाइक्लिन, फिर हमारा आता है डॉक्सीसाइक्लिन जो बहुत ज़्यादा यूज़ भी हुआ था अभी जब कोरोना वगैरह चला था तब। तो ये हमारे इस बेस पे डिवाइड होते हैं। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे बात करें तो ये
हमारा कुछ इस तरह डिवाइड है। शॉर्ट एक्टिंग यानी कि जो हमारा लगभग 6 या 8 घंटे तक उसकी हाफ लाइफ होती है, इसमें हमारे 2 आते हैं। टेट्रासाइक्लिन भी हमारा इसी में आ जाता है जो मेन है, फिर क्लोटेट्रासाइक्लिन और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। फिर इंटरमीडिएट की बात करें जो हमारा लगभग हाफ देता है, 12 घंटे तक उसकी हाफ लाइफ होती है, तो वो हमारा हो गया डेमिक्लोसाइक्लिन हो गया, मीथासाइक्लिन हो गया। फिर हमारे आते हैं लॉन्ग एक्टिंग वाले, यानी कि जो अच्छा खासा अपना एक्शन दिखाते हैं, हाफ लाइफ उनकी 16 से या उनसे ज़्यादा हो सकती है, तो हमारे इसमें आते हैं डॉक्सीसाइक्लिन जो हमारा इंपॉर्टेंट था, फिर मीनोसाइक्लिन हो गया और मैक्लोसाइक्लिन हो गया। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो आपको, अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली आए टेट्रासाइक्लिन वाले पार्ट में, तो जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाला पार्ट था वो जाके आप जरूर से एक बार देख लेना। तो देखो मैंने आपको सारी की सारी कहानी बताई थी कि किस तरह से हमारे प्रोटीन बनते हैं और कैसे अपना सारा चीज़ जो असर दिखाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा था कि जैसे आपको यहाँ दिख रहा था कि जो हमारा टीआरएनए था वो अमीनो एसिड को इस ए वाले पार्ट यानी कि एक्सेप्टर वाली साइड पे जाके चिपका रहे थे। तो जो हमारे टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो इस जगह को जाके ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि उनका सिंपल इतना काम है कि वो जो एक्सेप्टर साइड थी या जो अमीनो एसिड वाली साइड थी उसको जाके ब्लॉक कर देते। तो इस केस में क्या होगा कि अब जो टीआरएनए या अमीनो एसिड के साथ वाले थे वो यहाँ जाके बाइंड नहीं हो पाते हैं, और जब हमारे ये टीआरएनए या अमीनो एसिड यहाँ जाके बाइंड नहीं होंगे तो हमारी इनिशिएशन ही नहीं होगी, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस हमारी स्टार्ट ही नहीं हो पाती। तो इस तरह से हमारे जो टेट्रासाइक्लिन है वो अपना यहाँ पर एक्शन दिखाते हैं कि उन्होंने क्या किया कि जो एक्सेप्टर वाली साइड थी वहाँ जाके उन्होंने ब्लॉक कर दी, टीआरएनए अमीनो एसिड बाइंड नहीं होंगे, और जब ये शुरू ही नहीं होगा हमारा तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये हमारे इस तरह काम करते हैं, और लिखने का सिंपल मैंने लिख दिया कि ये रिवर्सिबली बाइंड हो जाते हैं हमारी 30S राइबोसोमल सब यूनिट, यानी कि ये वाली साइड पर इस जगह जाके, और जैसे यहाँ बाइंड हुए हमारे यहाँ कम बाइंड नहीं हो पाएंगे, तो ये हमारे इस तरह काम करते हैं। बाकी जो हमारे टेट्रासाइक्लिन होते हैं ये बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, यानी कि जो हमारे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स थे वो साइडल थे, वो मार रहे थे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ उसकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, ये सिर्फ स्टैटिक वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे जाके बाइंड कर रहे हैं, और यहाँ से हमारी जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो हमारी स्लो हो जाती है, रिवर्सिबल है, लेकिन बनता है जाके फाइनली। लेकिन जो हमारे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स थे वो तो 30S 50S में भी, और यहाँ भी हमारे 2-3 काम कर रहे थे, मिस रीडिंग करा रहे थे, ये सब करा रहे थे। इस चक्कर में हमारा जो सेल था पूरा बैक्टीरिया का वो मर ही जाता था। तो ये थे हमारे इसका मैकेनिज्म टेट्रासाइक्लिन का कि इसमें सिर्फ हमारे बैक्टीरियोस्टैटिक है, यहाँ जाके बाइंड होगा, अमीनो एसिड यहाँ बाइंड नहीं होगा तो हमारी प्रोटीन नहीं बनेगी, और ये रिवर्सिबली बाइंड होते हैं, यानी कि कुछ टाइम बाद जो ड्रग का टाइम होता है उसके बाद ये अपना यहाँ से असर दिखा भी देते हैं। तो इस तरह हमारे ये यहाँ पे काम करते हैं। अब हम बात करते हैं सार ऑफ टेट्रासाइक्लिन के बारे में, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो सकता है। तो देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है, और उतना आप लिख कर आओगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा है। आप 8-9 पॉइंट फिर भी मिल जाएंगे, उनको आप लिखोगे 10 नंबर में होगा तब भी आपका हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद है, जो मैंने आपको बताया वही बनाना है। इस बार थोड़ा नीचे करके बनाना है कि 1,1,O,OH और ये जगह हमारी खाली है, ये CONH2 जो मैंने आपको बताया, फिर यहाँ OH था, और ये N के ऊपर यहाँ डाईमिथाइल हो गया, और ये हमारी कुछ जगह यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब चीज़ों को जोड़ सकते हैं। और ये जो पोजीशन थी यहाँ हमारा OH जुड़ा होता है, अगर आपको याद हो, हमने जनरल में नहीं लिखा यहाँ पे। तो इस तरह हमारा ये पूरा फंडा होता है। अब चलिए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तो देखो पहला फंडा ये है कि जो हमारे जितने भी डेरिवेटिव हैं टेट्रासाइक्लिन के, उसमें अगर 4 रिंग से कम प्रेजेंट है तो वो हमारे या तो इनएक्टिव होगा या फिर नियरली इनएक्टिव होगा, मतलब अपना असर ज़्यादा नहीं दिखा पाएगा। तो इनमें जो 4 रिंग प्रेजेंट है ना, ये हमारी इसेंशियल है किसी भी टेट्रासाइक्लिन की एक्टिविटी के लिए, क्योंकि इनका नाम ही इससे बड़ा भी टेट्रासाइक्लिन, 4 रिंग प्रेजेंट होती है। उसके बाद बात करें तो जो हमारा कार्बन 1 है यहाँ पे और जो कार्बन 3 है, इन दोनों के बीच में हमारी होती है कीटो इनॉल। अब ये कीटो इनॉल टॉटामेरिज्म होती है, अगर आपको याद हो तो ये वाला कंपाउंड इधर पहुंच जाएगा, ये OH हमारा इधर बन जाएगा, यहाँ सिंपल OH रह जाएगा। ये चीज़ आपने 4th सेम में पढ़ी होगी स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह में, तो अगर आपको याद है अच्छे से तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। अगर आपको आ रहा हो तो आप समझ लो कि कीटो इनॉल हमारा इसेंशियल है एक्टिविटी के लिए, कर सकते हो तो करो, वरना कोई बात नहीं। बाकी और भी पॉइंट है जिससे आप इसके सार को लिख सकते हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर आपको याद कर सकते हो तो ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड यानी कि इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे हमारा क्या लगा है, यहाँ पे हमारा लगा है CONH2, यानी कि यहाँ पे एक अमाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर कोई भी इस अमाइड ग्रुप को रिप्लेस करते हैं, यानी कि इस अमाइड ग्रुप का हम रिप्लेस करते हैं किसी एल्डिहाइड से या फिर किसी नाइट्राइल ग्रुप से, तो जो हमारा पूरा कंपाउंड है इसकी एक्टिविटी हमारी डाउन हो जाएगी। और यही रीज़न है कि आप जब भी देखोगे ये वाला ग्रुप आपको मिलेगा ही, मतलब। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट दिस ग्रुप इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, इफ वी रिमूव और सब्स्टिट्यूट दिस ग्रुप दिस विल लीड्स टू डिक्रीज द एक्टिविटी, सो वी कैन नॉट, हम इसको कुछ भी सब्स्टिट्यूट या फिर ऐड वेड कुछ भी इसमें नहीं करेंगे, जो है वैसा रहने देंगे। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर C4।
तो जो हमारा C4 वाला कंडीशन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये अमाइड के साथ में हमारा 2 डाई मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, डाई मिथाइल अमीनो ग्रुप। तो अगर हम इस ग्रुप को निकाल देते हैं तो इससे क्या होगा, इसकी एक्टिविटी हमारी डाउन हो जाएगी। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे और ये सिंपल पॉइंट है, आप इसको याद कर सकते हो। सेकंड केस हमारा इसमें आता है कि यहाँ पर हमारी हो जाती है अल्फा ओरिएंटेशन और ये दोनों स्ट्रक्चर हमारे घूम के क्या बन जाता है, एक 4 एपी टेट्रासाइक्लिन बन जाता है, जो टेट्रासाइक्लिन का एक अलग रूप है। अब देखा जाए तो जो टेट्रासाइक्लिन था वो हमारा ज़्यादा एक्टिव था और जो 4 एपी टेट्रासाइक्लिन है वो हमारा कम एक्टिव है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हम इसकी जो अल्फा ओरिएंटेशन है, यानी कि यहाँ पर जो एपी टेट्रासाइक्लिन होगी उसको हम नहीं होने देंगे। तो अगर आपको ये पॉइंट याद रहता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर मैंने रेड लाइन कर दिया, आप सिर्फ उनको याद कर सकते हो। फिर जो हमारा C4 अल्फा होगा, यानी कि ये कंडीशन है ये वाली, यहाँ पर कुछ नहीं लगा, सिर्फ हमारा हाइड्रोजन लगा है, तो बस यहाँ पे लिखा है कि नो चेंज करो, जो हाइड्रोजन लगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कार्बन 5 वाली पोजीशन पे आते हैं तो यहाँ R4 है। तो यहाँ पर अगर हम OH ग्रुप जोड़ते हैं तो वो हमारे क्या करेगा, किसी भी कंपाउंड की ओरल एक्टिविटी को बढ़ाएगा, यानी कि जो ओरली ड्रग खाते हैं एंटीबायोटिक, तो वो हमारे एसिड के साथ खत्म ना हो जाए, तो उस चीज़ को जो हमारा बचाएगा और ओरली एक्टिव कंपाउंड हमारा बनाएगा। फिर C5 अल्फा की बात करें तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं करेंगे, जो हाइड्रोजन है उसको लगे रहने देंगे। फिर बात करें C6 की तो यहाँ 2 चीज़ें हमारी लग सकती हैं, R2 और R3। तो अगर यहाँ पर दोनों जगह बेसिकली आपको OH या CH3 मिलेगा या यहाँ पर CH3 मिलेगा, तो ये दोनों अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर यहाँ पर हम डबल बॉन्ड CH2 जोड़ते हैं, दोनों की जगह डबल बॉन्ड CH2 जोड़ते हैं, तो ये इसकी एक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। एग्जाम्पल, और यहाँ पे डाई मिथाइल, वो तो मैंने आपको बता दिया। तो अगर हम डबल बॉन्ड CH2 जोड़ते हैं तो इससे हमारी इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये एक इसका चीज़ यहाँ पर हो गई। बाकी जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम OH-CH3 भी जोड़ सकते हैं या हम दोनों जगह एक जगह HCH3 जोड़ सकते हैं, तो ये चीज़ें हमें जोड़नी पड़ेंगी। फिर हमारा C7 आता है, ये वाली जगह R1। तो यहाँ पर अगर हम कोई सा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अगर आपको ये याद रहता है तो ठीक है, वरना आप सिंपल लिखो कि अगर यहाँ पे हम क्लोरो या फिर नाइट्रो ग्रुप या फिर हम यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी कि कोई डाई मिथाइल अमीनो ग्रुप, यानी कि ये वाला ग्रुप अगर हम यहाँ जोड़ते हैं तो हमारी जो एक्टिविटी है वो हमारी बढ़ जाएगी। तो अगर आप ये पॉइंट याद कर सकते हो तो ये पॉइंट आप याद करके यहाँ C वाले पे लिख दो। उसके बाद जो हमारी डी रिंग बची है, इसमें ये पोजीशन जो है, हमने यहाँ पे ये लिखा है कि जो रिंग डी है उसमें मॉडिफिकेशन हम ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे हम और मॉडिफिकेशन करते हैं तो इससे जो बायोलॉजिकल एक्शन है वो हमारा डाउन हो जाएगा। तो यही है सिंपल कि यहाँ जो मॉडिफिकेशन है वो हमको नहीं करना है। फिर बात करते हैं C11 एंड 12 के बारे में। तो जैसे यहाँ पर देखो ये ग्रुप पूरा निकल गया हमारा, इसमें हम बाकी चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो हमारे यहाँ पर है C11 और 12, ये जो कंडीशन है ये हमारी सेम इसी की तरह बन रही है। तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं हम, कीटो इनॉल वाला टोटामिज्म कर सकते हैं। अगर आपको ये याद रहे पॉइंट तो लिखो, वरना कोई बात नहीं है, छोड़ दो इसको। फिर हमारा जो 11 अल्फा वाली कंडीशन है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोई अल्काइलेशन अगर कॉज करते हैं तो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। अल्काइलेशन वही हमारा C वाला कोई कंपाउंड, इसको भी आप चाहो छोड़ दो, जो सिंपल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारा C12 अल्फा है, तो यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो इसेंशियल एक्टिविटी के लिए, तो उसको लगाना ही लगाना है। तो देखा जाए यहाँ पर तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे हैं वो C2 वाले की रिप्लेसमेंट अमाइड ग्रुप रिड्यूस करेगा एक्टिविटी। C4 वाले हैं डाई मिथाइल हटाएंगे, यहाँ पर ये वाली कंडीशन तो एक्टिविटी रिड्यूस होगी। फिर यहाँ पर ये एपी टेट्रासाइक्लिन याद रहे तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। फिर C4 अल्फा पे हमारा क्या है, यहाँ पे नो चेंज करना है हमको। फिर C5 वाली जो कंडीशन है, यहाँ पे हमको क्या करना है, OH ग्रुप जोड़ सकते हैं हम, एक्टिविटी बढ़ेगी ओरल के लिए। और उसके बाद C5 अल्फा जो है यहाँ पर हम नो चेंज करेंगे। फिर यहाँ पर C6 वाला डबल बॉन्ड CH2 जोड़ते हैं, एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और C7 पे या यहाँ पर हम नाइट्रो क्लोरो या फिर डाई मिथाइल अमीनो जोड़ते हैं तो एक्टिविटी बढ़ेगी। और इसमें बाकी कोई चेंज नहीं करना, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ पे मतलब वही कीटो इनॉल याद रहे तो ठीक है, वरना यहाँ पे OH ग्रुप। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप याद कर सकते हो और आपका सार एकदम तैयार हो जाएगा। तो ये था हमारा सार ऑफ टेट्रासाइक्लिन। आई होप ये चीज़ आपकी एकदम क्लियर हो गई होगी। अब इसमें पॉइंट आता है केमिकल डिग्रेडेशन वाला। तो देखो जो मैंने यहाँ पर पॉइंट आपको बताया था C4 वाली जगह पे, तो वही यहाँ पे केमिकल डिग्रेडेशन कि अगर टेट्रासाइक्लिन pH कोई मतलब सूटेबल pH रेंज होती है उसमें इसकी एपीमराइजेशन हो जाती है और C4 कंडीशन पे क्या हो जाता है, एपी टेट्रासाइक्लिन फॉर्म हो जाता है, जो हमारा टेट्रासाइक्लिन के मुकाबले कम एक्टिव होता है। तो ये इसकी एक तरह से केमिकल डिग्रेडेशन हो जाती है। तो ये चीज़ आप चाहो यहाँ पे लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में। तो पहला हमारे इसमें आता है टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन हमारा क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के अंदर बिलोंग करता है और ये मोस्टली हमको कहाँ से मिलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस के द्वारा निकाला गया है, जो हमारा सॉइल बैक्टीरिया यानी कि एक्टिनोमाइसिस बैक्टीरिया से निकाला गया है। ये इसका स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पर देख लेना। बाकी ये हमारा यूज़ किया जाता है किसमें, गोनोरिया के ट्रीटमेंट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक के ट्रीटमेंट में, ईयर इन्फेक्शन में, या एक्ने जो मुहासे वगैरह हो जाता है उसमें, मुहासे वगैरह में टॉपिकली यानी कि इस तरह लगा के। तो ये हमारी यहाँ पर चीज़ें होंगी टेट्रासाइक्लिन के बारे में। सेकंड हमारे इसमें आता है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आइसोलेट किया गया है स्ट्रेप्टोमाइसिस रीमोसस के द्वारा और यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख जाएगा। अब यूजेस की बात करें तो ये बेसिकली इन्फेक्शन जो कॉज होते हैं ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के द्वारा, उनमें ये ठीक करता है। एग्जाम्पल के जैसे माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया
निमोनिया एक बैक्टीरिया हो गया, या हीमोफेलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया होगा जो बेसिकली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है, तो उसमें ये ठीक करने में हमारी हेल्प करता है। थर्ड हमारा इसमें आता है क्लोर टेट्रासाइक्लिन, तो ये हमारा आइसोलेट किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरोफैसियंस के द्वारा, जो हमारी पहली एंटीबायोटिक थी, यहाँ पे आपको दिख जाएगी, इसको आप स्ट्रक्चर भी याद कर लेना अच्छे से। अब ये बेसिकली हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम करती है, साइनसेस में हेल्प करती है, मिडल ईयर इन्फेक्शन कोई होता है उसमें हेल्प करती है, फिर इंटेस्टाइन में हेल्प करती है, और आई इस इंटेस्टाइन के कोई इन्फेक्शन हो उसको ठीक करने में हेल्प करेगी, फिर आई इन्फेक्शन में कहीं होता है तो उसमें हेल्प करेगी। देखो आपको यूजेज जो है गिने चुने हैं, बस आप उनको याद अच्छे से कर लेना है, वो बहुत ज़रूरी है, किसी के भी पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ समझ गए होंगे। हमारा जो एक और इसमें आता है कि ये स्किन इन्फेक्शन में भी हेल्प करती है हमारी कौन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन टॉपिक उसी तरह से। फिर हमारे यहाँ पर आता है फोर्थ, ये हमारा आता है मीनोसाइक्लिन आ गया। तो ये जो मीनोसाइक्लिन है और ये डॉक्सीसाइक्लिन है, ये हमारे दोनों कौन से थे, सेमी सिंथेटिक। तो वही है कि जो हमारा टेट्रासाइक्लिन का एनालॉग था उसमें हम क्या कर सकते हैं, डाई मिथाइल अमीनो था जो 7 पोजीशन पे, तो यहाँ पर हमने बोला था कि इस कंडीशन पे हम ये जोड़ देते हैं, डाई मिथाइल अमीनो है ये हम यहाँ पर मतलब जोड़ देते हैं, और जो इस कंडीशन थे यहाँ पे हम मिथाइल ग्रुप हटा देते हैं, और जो कार्बन की 5th पोजीशन थे यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हम यहाँ पर हटा देते हैं, लैक कर देते हैं, लैकिंग मतलब होता है हटा देना। तो इस तरह का हमारा कंपाउंड इसका फॉर्म हो जाता है, ये सेमी सिंथेटिकली बना गया है। उसके बाद बात करें तो इसकी एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ ज़्यादा अच्छी होती है, नेगेटिव दोनों होती है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ थोड़ी सी अच्छी होती है, स्पेशली हमारे स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई के जरिए। बाकी बात करें तो ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हेल्प करता है। फिर लास्ट हमारे यहाँ आता है डॉक्सीसाइक्लिन वाला, तो ये भी हमारा एक सेमी सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन है, और इसमें क्या किया गया कि 5 बीटा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया हाइड्रोक्सी ग्रुप से, और 6 अल्फा हाइड्रोक्सी रिप्लेस कर दिया गया हाइड्रोजन ग्रुप से। अब देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ सिंपल समझो कि जैसे मान लो 5वीं पोजीशन है ये वाली, ठीक है, तो अब इसमें 2 चीज़ें जुड़ती हैं, एक हमारा होता है हाइड्रोजन, एक हमारा कोई सा ग्रुप और मान लो, तो यहाँ पर लिखा गया है कि 5 बीटा हाइड्रोजन, यानी कि दूसरे मान लो ये हाइड्रोजन जुड़ा, तो इसको रिप्लेस करके यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, OH ग्रुप जुड़ जाएगा। सेकंड यहाँ पर लिखा है 6 अल्फा हाइड्रोक्सी, देखो 6 में 2 चीज़ें हैं, तो इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा, तो इसने बोला कि जो अल्फा जगह पे हाइड्रोक्सी लगा होगा, OH यहाँ पे लगा रहता है, जो यहाँ पर वैसे आपको दिख जाएगा, इस वाले ग्रुप में नहीं है, हाँ यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे OH लगा हुआ है हमारा एक, तो इस जगह पे इसने बोला क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो सेम यहाँ पर हुआ क्या हुआ कि देखो यहाँ पर जो 5 पोजीशन थी वहाँ पे हमारा क्या लग गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH लग गया, और जो 6 अल्फा पहली पोजीशन थी यहाँ पे हमारा क्या लग गया, हाइड्रोजन लग गया, और इधर CH3 पहले था। तो ये हमारा पूरा बन जाता है कंपाउंड किसका, डॉक्सीसाइक्लिन का, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया था पिछले मतलब टाइम में जब कोविड वगैरह चला था उस केस में। अब इसके यूजेस की बात करें तो ये भी हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और ये एंटी मलेरियल में भी हेल्प करता है। बाकी ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, UTI हो गया, आई इन्फेक्शन में हेल्प करता है। बाकी कुछ और इन्फेक्शन हो गया जैसे साइफिल हो गया, साइनेटाइसिस हो गया, एक्ने हो गया, मलेरिया हो गया, उनमें यूज़ होता है। और रिसेंटली ये कोविड-19 जो कोरोना वगैरह आया था उसमें भी इस वाले ड्रग का यूज़ किया गया था। तो ये थे हमारे सारे के सारे पूरे ड्रग, और ये सारे के सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोग को सारी कहानी समझ आ गई होगी। अब वीडियो लेंथी थी, हमारे भी हाल बुरे हो गए। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इसके नोट्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।